हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज थे, कॉल्स थी कि मैम मैराथन की दूसरा पार्ट भी लाया जाए और पूरे सिलेबस को एक बार कवर कराया जाए। आप आई होप आप लोगों के लिए फर्स्ट जो मैराथन वीडियो है वो यूज़फुल रही होगी और ये सेकंड वीडियो भी यूज़फुल रहेगी और आपका एसटेट एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये ना HPSC PGT वाले स्टूडेंट भी ये मैराथन देख सकते हैं, उनका सिलेबस भी ऐसे ही है, बट फर्क ये है कि उनको सब्जेक्टिव मतलब लिखना है पेपर को, ठीक है। और एस्टेट में क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एज यू नो, राइट। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मेरी ये मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और पिछली वाली रही भी है, तभी मैं आप लोगों की सलाह पर ही ये सब बना रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि मैम प्लीज़ बनाइए सेकेंड पार्ट, तभी बना रही हूँ बेटा, ठीक है। आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और स्टूडेंट, मैं ना बहुत ज़्यादा जो सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो यूज़ नहीं करती हूँ अभी फ़िलहाल, इंस्टा, फेसबुक। तो आप लोग ही जितना शेयर करोगे ना, मेरा चैनल उतना ही ग्रो करेगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। आप लोगों का जल्दी ये स्टेट क्लियर होगा, उसके बाद क्या कर सकते हो और क्या आप लोगों के प्लान्स होने चाहिए आगे, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, राइट। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ और आप ये जो मैराथन वीडियो है ये शुरू करती हूँ, ठीक है। 1 मिनट देना बेटा मेरे को। देखो, आप लोगों को जो मटेरियल मैंने करवा दिया था वो वाला पोर्शन, जो मटेरियल बहुत सारा करवा दिया था, ये वाला जो पार्ट बी का है वो वाला छूट गया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये जो पार्ट बी है ना, ये मैंने इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को लिया है और बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन है, राइट। जितना हो सका मैं इसी वीडियो में कवर करवाऊंगी आप लोगों की, ये जो जितने टॉपिक्स बच गए थे उनको, और रहा जो अगर समय रहा तो PYQ भी इसी वीडियो में ले लूंगी, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर हेल्पफुल रहे। आई मीन टू से जो आपका एग्जाम होगा, यानी 2 का आपका एग्जाम है, कल का दिन है बीच में, राइट। तो आप ये दोनों वीडियो आराम से 2-3 बार देख कर जाएं, PYQ लगा कर जाएं, आपका एस्टेट हो जाएगा। साथ में अपना जो जनरल पोर्शन वाला मैटर है उनको भी पढ़ते रहें, ठीक है। आई होप किसी पर्टिकुलर टीचर से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखो, अब अपना मटेरियल शुरू करते हैं बेटा। ये है आपका इंटरनेशनल बिजनेस टॉपिक, ये आप लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस टॉपिक पार्ट बी में गिवन है लास्ट में, राइट। तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, और इंटरनेशनल बिजनेस, 2 टर्म होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये टर्म पता होनी चाहिए, राइट, कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस है क्या। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब है बेटा? ट्रेड का मतलब वही है कि जब कोई भी कंपनी प्रोडक्शन नहीं करती है, बल्कि बना बनाए माल को एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देती है, राइट। और इंटरनेशनल वर्ड लगा दिया। इंटरनेशनल मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है, डील कर रही है, प्रोडक्ट्स को सेल परचेज कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल ट्रेड, जब 2 कंट्रीज के बिटवीन में ट्रेड हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे हैं, ठीक है, और सेल परचेज भी खुद कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस है, बिजनेस वर्ड एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज इंक्लूड हो जाती है, प्रोडक्शन से लेके प्रोक्योरमेंट तक, है ना। और लेकिन ट्रेड में क्या है, सिर्फ हम सेल और परचेज और सेल करते हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है या बिजनेस, तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा है, राइट। बस इंटरनेशनल वर्ड का मतलब ये है जब 2 कंट्री के बिटवीन में ट्रेड हो रहा हो, ठीक है, जब कंट्रीज के बिटवीन में ट्रेड हो रहा हो, राइट। आप देखो, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप क्या क्या है, यानी उसके क्षेत्र क्या क्या है, ठीक है। फिर सबसे पहला पॉइंट अपना मर्चेंटाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, मर्चेंटाइज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, राइट। अब
मर्चेंटाइज का क्या मतलब होता है बेटा, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बोलते हैं मर्चेंटाइज, यानी प्रोडक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसे बोलते हैं, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, ठीक है, उसे बोलते हैं मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फिर है सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या मतलब है भाई, जब हम इंटेंजिबल चीजों को सर्विसेज या लाइक इंश्योरेंस हो गया आपका, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का मतलब होता है जब एक फर्म, कोई एक बड़ी फर्म अपनी बिजनेस को करने का लाइसेंस किसी और बंदे को दे देती है, परमिट दे देती है दूसरे फर्म को या बंदे को कि आप भी ये काम कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग, ठीक है। फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। लाइसेंसिंग में सर्विसेज से रिलेटेड चीजें होती है, लाइसेंस दे दिया सर्विस देने का, राइट। और अगर फ्रेंचाइजी दे रही है, फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है, जैसे मैकडी का फ्रेंचाइज किसी और ने ले ली फ्रेंचाइजी, तो वो मैकडी का बर्गर सेल कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट्स का। और लाइसेंसिंग, जब अगर इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी अपनी लाइसेंसिंग किसी को दे देगी तो एलआईसी के इंश्योरेंस कोई और भी कर सकता है, राइट। एफडीआई है, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर ऑन ग्राउंड बेसिस पर बिजनेस बनाती है, बिल्ड करती है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और वहां की गरीबी को दूर करती है। तब मतलब जब ग्राउंड बेसिस पर इंडिया की कोई कंपनी कहीं बाहर जाकर, जापान में जाकर या फिर अमेरिका में जाकर वहां पे एक अपनी कंपनी बनाती है, उसका नाम रखती है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। जैसे अपने इंडिया में कौन है, सुजुकी है, ये जापानीज कंपनी है, राइट, और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, राइट। तो वो सबने क्या किया, एफडीआई। स्टूडेंट, जब हम लोगों की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो एफडीआई को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। लेकिन राइट नाउ, अभी के टाइम में अपने मोदी जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, एफपीआई यानी एफआईआई भी बोलते हैं इसको ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एफडीआई की बजाय। जैसे आप लोगों ने सुना है, आज का दौर है जो इंडिया में मतलब मेड इन इंडिया है ना, राइट, जो इंडिया में बनी है उन चीजों का यूज करो, बाकियों को बाइकआउट करो, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं, एफआईआई या फिर एफपीआई, नेक्स्ट अपनी टर्म है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरे देश में जाके प्रोडक्ट ना बनाना, बल्कि क्या करना, वहां की जो कंपनीज है उनके शेयर परचेज कर लेना, राइट। तो उसे बोलते हैं एफपीआई। तो इंडिया में क्या करते हैं, अब बाहर के देशों को एफडीआई कम करने देते हैं, बल्कि एफपीआई ज्यादा देते हैं। एफपीआई मतलब यहाँ की कंपनीज का ही शेयर खरीद लो आप लोग, राइट। तो उसे ही बोलते हैं। पहले क्या होता था, मालिक वो होते थे और हम लोगों के, वो अल्टीमेट कमा के अपने देश में पैसे ले जाते थे। अब क्या करते हैं, उनको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, भाई शेयर परचेज करेंगे, शेयर के बदले में क्या मिलता है बताओ, डिविडेंड ही तो मिलता है, तो डिविडेंड ही लेते हैं वो, बाकी प्रॉफिट नहीं ले जा सकते हैं, राइट। तो एफपीआई को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है अब, ठीक है। फिर है बेटा आप लोगों का ये दो जो आगे मैंने बताई हुई है टर्म्स। चलो इंस्टीट्यूशन से पहले हम मोड ऑफ एंट्री पढ़ लेते हैं, सबसे पहले ये वाले है ना, मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री में सबसे पहले एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग मैं बता चुकी हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, फिर भी एक बार चलो मैं बता देती हूँ। एक्सपोर्ट मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को बेचती है, इंपोर्ट मतलब जब वहां से खरीदती है, राइट। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जब कोई फर्म, एक बात याद रखना, ज्वाइंट वेंचर में फर्म नेम नहीं होता है कुछ भी, राइट। जब दो बंदे कोई एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फ्रेंचाइजिंग मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर है बेटा कि कुछ ना इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपना प्रोसीजर होता है, बट एस्ट्रेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देखो चैप्टर ये बहुत बड़ा है, बट मैंने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप लोगों को करवाई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कराया है, अदरवाइज नहीं कराया है, राइट। जो बच्चे मेरे पेड क्लासेस में हैं उन लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से और बहुत इजीली क्लियर कर लोगे, अगर आपने ट्रस्ट करके मेरी वीडियोस को ढंग से पढ़ा है और मेरे नोट्स को कवर किया है तो। और अगर ऐसे ही भटके हो कभी इस टीचर से कभी उस टीचर से, तो भाई रामे बजाए आपको, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग का क्या मतलब है, बिल ऑफ लैंडिंग इज अ डॉक्यूमेंट वेयर इन अ शिपिंग गिव्स इट्स ऑफिशियल रिसीट ऑफ द गुड्स पुट ऑन बोर्ड इट्स वेसल। देखो पूरी कहानी पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है ही नहीं। बिल ऑफ लैंडिंग
कौन जारी करता है, ये पूछेगा आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन। वो आपसे ऑप्शन में देगा सबसे पहला शिपिंग कंपनी, नेक्स्ट देगा कमांडिंग ऑफिसर, थर्ड देगा ऑल ऑफ मतलब बोथ ऑफ दीज, फिर देगा नन ऑफ दीज। तो आपको क्या बताना है भाई, शिपिंग कंपनी, बिल ऑफ लैडिंग, राइट। बिल कौन बनाती है, कंपनी, याद रखना शिपिंग कंपनी, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग ये एक तरह का क्या होता है कि एक कंपनी ना जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवा रही होती है ना चीज़ों को, तो क्या करती है वो, जब एक शिपिंग कंपनी अपने पास प्रोडक्ट्स को रख लेती है ना, तो अपने वेसल में, अपने बर्तन में, एक तरह के अपने शिप में, तो वो एक मतलब एक इशू करती है, एक नोट को, एक स्लिप को, उसे ही बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। कौन इशू करता है, शिपिंग कंपनी, याद रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, है ना, आप लोगों की कॉल आते रहते हैं। देखो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है बेटा, देखो आप लोगों ने बहुत मूवीज में और सीरियल्स में देखा होगा, खासकर जो वेमेन जोड़ी है मुझसे समझ सकते हैं बिल्कुल। देखो वो एक आता था ना पहले, कोकिला वाला ऐसा कुछ है ना, वो उसमें क्या करते थे कि भाई जब ना प्रोडक्शन करते थे कि एक पार्टी से या फिर दूसरी कंट्री में सामान जा रहा होता है, तो इंस्पेक्शन करने आएंगे। उस पर बहुत सारे मूवीज में भी कई बार हुआ है कि इंस्पेक्शन करने आए तो उनके माल में, मतलब उनके गुड्स में ना कुछ अगर खाने का प्रोडक्ट है उसमें जहर मिला दिया, ताकि वो इंस्पेक्शन करने वाले आए वो उनको जेल में पकड़ के ले जाए, राइट। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जा रहा होता है ना, तो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स होते हैं ना, वो इंस्पेक्शन करने आते हैं। क्यों आते हैं वो, क्योंकि अल्टीमेट जब अपनी, मान लो सपोज करो हम लोग इंडिया से बाहर कोई गुड्स भेज रहे हैं और वहां पे जाके पता चला इंडिया वालों ने अच्छा गुड नहीं दिया, तो जो बंदा है ना जिसने बनाया उसके लिए तो गलत हो गई, बट अपनी कंट्री के लिए भी तो गलत होगा कि इंडिया वाले धोखेबाज है, अच्छा सामान नहीं बेचते हैं, राइट। तो इसमें अपनी इंडिया की भी तो फेम लगी है ना दाव पे। तो क्या करते हैं, जो EICI यानी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया वाले क्या भेजते हैं, कुछ बंदों को भेजते हैं, कुछ ऑफिसर्स को भेजते हैं कि चेक करके आओ जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाहर, क्या वो राइट है, क्या उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो वो वाले कौन करता है, अब तुमसे पूछेगा कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है EICI, राइट, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया, दैट्स व्हाई मैंने इंक्लूड करा है, राइट। फिर मेट रिसिप्ट, आपको याद रखना मेट मतलब, वैसे ना बेटा सच बता रही हूँ, मैं खुद गलत करती थी यहाँ से क्वेश्चन, अगर जब मैंने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए थे। ये मेट रिसिप्ट, मेट से याद रखना मैट कौन बिछाता है भाई, मैट तो एक बंदा ही बिछाता है घर में, है ना। तो कौन, कमांडिंग ऑफिसर, याद रखना कमांडिंग ऑफिसर होगा ना, कोई नीचे बैठ के खाना खाएगा या कुछ करेगा, समझ रहे हो ना, तो सोच लेना कमांडिंग ऑफिसर कौन बिछाता, क्या बिछाता है, मैट। तो इससे याद रह जाएगा, वरना बिल ऑफ लैडिंग और कमांडिंग ऑफिसर दोनों ही मतलब ये मेट रिसिप्ट, इन दोनों में ना इतना कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा गलत करोगे। तो प्लीज इसको याद रखना फनी ट्रिक से कि भाई मेट कौन बिछाता है, कमांडिंग ऑफिसर, राइट। तो मेट रिसिप्ट कौन जारी करता है, कमांडिंग ऑफिसर, और बिल ऑफ लैडिंग कौन करता है, शिपिंग कंपनी, राइट। अब देखो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, जो इंटरनेशनल बिजनेस को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने के कारण है, इंटरनेशनल बिजनेस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मतलब जिनको मतलब एक तरह से सही जगह पे कौन लेके आता है, सही तरह से मेंटेन कौन करता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस तो मेनली 3 है। कौन कौन से, सबसे पहले तो 2 जनों को ना ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बोला जाता है। ब्रिटेन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसके ट्विंस थे, यानी मतलब समझ रहे हो ना भाई, ट्विंस का मतलब तो समझते हो, IMF और IBRD। IMF और IBRD बड़ा भाई है, IMF छोटा है, राइट। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट। मैंने इसके फुल फॉर्म नहीं लिखे, ये आपका काम है, ठीक है। 1944 में आया था, इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। अब आधे ना पेपर में तो ये पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम क्या है, नीचे IMF दे देगा, IBRD, तो IBRD इज द अनदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। अब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वैसे तो 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत ही आए, नॉट कमेटी, कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड्स इज अ कॉन्फ्रेंस नॉट कमेटी, याद रखना, ठीक है। 1944 के तहत ही आए, बट वर्ल्ड बैंक को माना जाता है 1944 में और IMF को माना जाता है 1945 में, किसी किसी एग्जाम्स में। वैसे 44 भी माना सही होता है, लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए ना तो IMF आया 1945 में और IBRD वर्ल्ड बैंक आया 1944 में, राइट। दोनों कौन से कॉन्फ्रेंस के तहत, ब्रिटेन वुड्स, ठीक है। ये 2 ट्विंस माने जाते हैं उसी के, राइट। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, और इनका CEO बोलते हैं क्रिस्टियाना लिगार्डे। क्रिस्टियाना लिगार्डे इज अ विमेन, ठीक है, वो इनकी चेयरमैन है। राइट नाउ अभी देख लेना, रिसेंटली चेंज तो नहीं हुआ है,
ठीक है। फिर उसके बाद है, अब ना बहुत सारे वर्क दिए जाते हैं इनके, ठीक है। कई बार तो इनके वर्क से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईएमएफ में ना ये याद रखना, आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और आईबीआरडी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर दुनिया में कहीं पैसे ना मिले तो वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं, राइट, आप लोग समझते भी हैं। और तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन कौन देता है? आईबीआरडी यानी वर्ल्ड बैंक, राइट। फिर है बेटा गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। 1 जनवरी 1948 को आया और इसके बहुत सारे काम थे, ये मतलब बहुत सारे वर्क थे इसके। और इसमें से सबसे पहला काम था कि ये भाई जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस होते थे ना उनको प्रमोट करता था। फिर इसको रिप्लेस करके WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 को, 1995, राइट। और हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ? जनेवा में, जनेवा याद है मुझे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, ठीक है। अब आप लोग एक काम करना, इसके वर्क में WTO के सबसे पता है बहुत सारे वर्क दिए होंगे, और या तो IMF का दिया होगा या WTO का दिया होगा। तो याद रखना ये डिस्प्यूट वाला है ना, कंफ्यूज करता है। अगर डिस्प्यूट हुआ है विद इन कंट्रीज, ट्रेड को लेकर यानी व्यापार को लेकर, और डिस्प्यूट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यानी लड़ाइयां हो रही है दो देश के बीच में, अगर ट्रेड से रिलेटेड यानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड, तो कौन सोल्व करता है उसको? WTO सोल्व करता है, राइट। लोन देने का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है और IMF करता है। शॉर्ट टर्म के लिए लोन कौन देता है? IMF, लॉन्ग टर्म के लिए वर्ल्ड बैंक, और डिस्प्यूट कौन सुलझाता है? WTO, राइट, याद रखना। अब देखो आगे, अब ये पढ़ा हमने पूरी कहानी इंटरनेशनल बिजनेस की, वो ये है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जब जैसे एक कंट्री की बिटवीन ट्रेड हो, यानी एक ही कंट्री में, पूरी इंडिया कंट्री में ही ट्रेड हो रहा है आपस में, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, विद इन स्टेट्स वगैरह, है ना, तो उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, राइट। अब इंटरनल ट्रेड टॉपिक भी आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, तो पढ़ना है भाई, है ना। और यहाँ से बेटा क्वेश्चन भी आते हैं, कहाँ से आते हैं वो मैं बता दूंगी, राइट। अब देखो, ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, सबसे पहले तो इंटरनल ट्रेड के सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ कैसे कैसे कर सकते हैं? ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली, राइट, वो हमने पढ़े हैं पहले ही। ऑन बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, राइट। ऑन बेसिस ऑफ फिक्स प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ फिक्स प्लेस, फिक्स प्लेस मतलब कौन से बिजनेस का फिक्स प्लेस होता है और कौन से का नहीं होता है। इंटीनेरेंट रिटेलर्स, राइट। और फिर फिक्स शॉप रिटेलर में स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, ठीक है। अब है इंटीनेरेंट कौन से होते हैं? जिनका कोई फिक्स स्पेस नहीं होता बेटा, जो ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंटीनेरेंट, राइट। फर्स्ट है पेडलर एंड होकर। पेडलर और होकर आप लोगों ने देखे होंगे, हमारे बचपन में तो होते थे, आपका तो पता नहीं मुझे। जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है उनको तो दिखने को मिलते नहीं है पेडलर और होकर, लेकिन जो बाहर गाँव में या फिर थोड़े मतलब विलेज में रहते हैं तो उनको देखने को आज भी मिलते होंगे। कि भाई पेडलर कौन से होता है? जो साइकिल पे घूम घूम के कभी अमरूद ले लो, अनार ले लो, ये सब बेचते रहते हैं, है ना, उनको बोलते हैं पेडलर। यानी उनका एक स्पेसिफिक स्पेस नहीं होता, कभी एक गली, कभी दूसरी गली, कभी तीसरी गली, राइट, ऐसे घूमते रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पेडलर या होकर, ठीक है। मार्केट ट्रेडर, बुध बाजार से लाई हूं मैं ये सब्जी, शनि बाजार से लाई हूं मैं ये चीज, है ना। तो मतलब जो पर्टिकुलर डे वाले दिन वो मार्केट लगती है, राइट। अपने आसपास जो सब्जी मंडी होती है, जो लोकल मार्केट्स लगती है, बुधवार को लगती है, कभी शुक्रवार को लगती है, राइट। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी लगती है, ठीक है। आसपास की बुध बाजार जो मिडिल क्लास है उसके लिए लगती है, और स्पेसिफिकली एक तरह की गुड्स पाए जाते हैं, समझ रहे हो। फिर है स्ट्रीट ट्रेडर होते हैं जो बस स्टैंड पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर। चीप जैक्स, खोखा टाइप, मतलब वो भी कहीं रोड पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, साइड में खोखा लगा के बैठ के, उसको और कुछ मिले चाहे ना मिले, पर क्या मिलेगी? सिगरेट जरूर मिलेगी, राइट। और मतलब कुछ ऐसी चीजें, पान, तंबाकू, बीड़ी, ये सब मिलती है उन चीजों पे, वो खोखा टाइप हो गया, राइट, उसे ही बोलते हैं चीप जैक्स। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता मोस्टली, ये पूछा जाएगा पेडलर, होकर, ये किसके टाइप है, तो आपको याद रखना है इंटीनेरेंट, राइट। इंटीनेरेंट रिटेलर इनको बोला जाता है। फिक्स शॉप में दो तरह की शॉप होती है, एक स्मॉल, एक लार्ज स्केल पे। स्मॉल देखो, स्मॉल में कौन सी आती है, ट्रिक किससे याद कर लो, G-SSS, G फॉर जनरल स्टोर, S फॉर स्पेशलिटी शॉप, और फिर नेक्स्ट S है, उससे स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, राइट। अब है G-SSS, एक S और बच गया ना, सेकेंड हैंड शॉप्स, राइट। अब है जनरल स्टोर, जो आपके आसपास का ना नुक्कड़ की दुकान होती है ना, जनरल स्टोर, राहुल जनरल स्टोर, राम जनरल स्टोर, XY जनरल स्टोर, राइट, वो सारे जनरल स्टोर बोले जाते हैं।
और स्पेशली शॉप्स जो छोटे मोटे कपड़ों की दुकान होती है, राइट, वहां पे आसपास के उस पे। अब ये तीनों दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये सेकंड हैंड शॉप्स। आपसे पूछा जाएगा एंटीक गुड्स कौन से शॉप पे मिलती है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि सेकंड हैंड शॉप्स पे मिलेगी। बच्चे ना अपने दिमाग को लगाते हैं कि भाई एंटीक गुड्स है, बढ़िया है भाई, कहाँ मिलेगा स्पेशल गुड्स, एंटीक गुड्स कहाँ मिलते हैं। सेकंड हैंड पे तो कभी वो टिक नहीं करेगा, लेकिन सेकंड हैंड्स में मिलती है। क्यों भाई, पुरानी चीजें एंटीक स्पेशल कहाँ मिलेगी, पुरानी जो शॉप्स होती है, सेकंड हैंड शॉप्स होते हैं, उन पे मिलती है। याद रखना ये बात, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है। फिर है लार्ज स्केल में कौन कौन से आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। आजकल तो भाई डिपार्टमेंटल स्टोर का इतना वो है कि आप सभी जानते होंगे, डिपार्टमेंटल जहां से हाथी से लेके पिन से लेके हाथी मिलती है, ये लाइन लिखी आएगी, ठीक है, पिन से लेके एलिफेंट तक सब कुछ मिलेगा। चेन स्टोर जो कैश बेसिस पे चलता है, जो रूटीन में अपना पूरा हिसाब अपने हेडक्वार्टर भेजना होता है, जैसे बाटा शॉप हो गया, उन सबको चेन स्टोर बोलते हैं। मेल और बिजनेस, आपको पता है ऑनलाइन सब कुछ मंगवाते हो आप लोग, ठीक है, उन्हीं को मेल एंड बिजनेस बोला जाता है। कस्टमर कोऑपरेटिव स्टोर, कोऑपरेटिव स्टोर ने बताया कोऑपरेशन क्या होती है, जो अपने ही मेंबर के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। तो कस्टमर कोऑपरेटिव स्टोर वही हुए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मेंबर के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म के मेंबर हैं, उन्हीं के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। सुपरमार्केट जहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, खुद से उठाओ सामान को बिलिंग काउंटर पर ले जाओ, उन्हें बोला जाता है सुपरमार्केट। बच्चे कई बार डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट में कंफ्यूज होते हैं, जो अब हम आसपास देखते हैं ना, उसको सुपरमार्केट बोला जाता है क्योंकि वहां पे सेल्फ सर्विस होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर जहां से पिन से लेके हाथी, यानी सब कुछ मिलेगा, खाने की चीजें, नहाने की चीजें, सब कुछ मिलेगी। आई मीन टू से वहां पे आपको पार्लर सर्विस भी मिलेगी, खाने की चीजें भी मिलेगी, क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, और भी सर्विसेज मिल जाएगी। वो डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत कम होते हैं, मुंबई जैसे शहरों में एक आधे मिल जाएंगे, बाकियों में नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन जो हम आसपास देखते हैं वो सुपर मार्केट होती है, ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर, राइट। वेंडिंग मशीन, यानी जैसे एटीएम हो गया आपके भाई, मतलब ऐसे वो डाला, सिक्के डाले, वो सॉरी कार्ड डाला, पैसे आगे बाहर, ठीक है। वेंडिंग मशीन कई आजकल स्कूल और हॉस्पिटल्स में भी होती है, सिक्के डालो सैनिटरी पैड बाहर आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ये सारे किसके होते हैं एग्जांपल्स, वेंडिंग मशीन की, राइट। अब कुछ है यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आता है ये वाला डेबिट नोट। अब ना बच्चों को कितना ही समझा दो, डेबिट नोट ना लास्ट में ना क्वेश्चन गलत ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने कई बार किया है बेटा, मैं बच्चों को पूरी कहानी समझाती हूँ, लास्ट में फिर भी क्वेश्चन गलत करते हैं। इसलिए इस बार ना कहानी नहीं बता रही हूँ आपको, स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ कि ये एग्जाम में रखा मिलेगा, प्लीज इस पे ये ऐसे टिक कर देना, बाकी कहानियां तो आप खुद भी बना लोगे, राइट। कॉमर्स में ना मतलब बच्चे ना, मुझे पता नहीं और कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते, बट कहानियां बनानी जरूर सीख जाते हैं, एग्जाम्पल्स देने, लिखना, बहुत कुछ सीख जाते हैं, बट लिखना क्या सटीक तरीके से वो नहीं सीखते हैं, ठीक है। और ये सब मैंने अब HPSC के पेपर एनालिसिस किए हैं तो समझ में भी आ गया है, राइट। तो आप लोगों को वो नहीं करना, सटीक करना है, जो पेपर में रखा मिले वही चीज, राइट। अब देखो डेबिट नोट क्या है बेटा, डेबिट नोट बायर देता है सेलर को, और क्रेडिट नोट सेलर देता है बायर को। कहानियां बाद में करेंगे जब आपके पास टाइम होगा, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस, कंसाइनर सेंड करता है कंसाइनी के पास। कंसाइनर कौन होता है बेटा, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, मान लो मैं गुड़गांव में रहती हूँ सपोज करो, और एक बंदा है मेरा कोई, वो मुंबई में रहता है, राइट। तो मैंने बोलूँ कि भाई गुड़गांव में तो ये चीजें सेल हो रही है, आप मुंबई में भी मेरी बुक सेल कर दो, तो वो क्या कहेगा, ठीक है मैम मैं कर दूंगा, बट आप ना मेरे पास अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर दो। तो मैं कौन हूँ, कंसाइनर, और पर्सन क्या है जो मुंबई में सेल करेगा, डेट हु इज कंसाइनी, राइट। तो यही है जो, और मैं उसके पास भेजूंगी कि ये बुक है इतने रेट की है, ये वाली चीज आपको सेल करनी है, तो वो बंदा सेल करने लग जाएगा। उसी को ही क्या बोलूंगी बेटा कि भाई कंसाइनर और कंसाइनी का, और जो मैंने वो भेजा कि ये वाली बुक कितने रुपए की, तो उसी को ही बोलूंगी परफॉर्मा इनवॉइस, राइट। आई होप समझ आया होगा, आज के बाद नहीं भूलोगे, ठीक है। FOB FOR बहुत बार पूछा गया पेपर में, पूछने के चांसेस है। डिलीवरी चार्ज बोर्न बाय सेलर, FOR या फ्री ऑन रेल, ऐसा कुछ है इसका, ठीक है, फुल फॉर्म फ्री ऑन रेल। हाँ, मतलब कि भाई जो फ्रीट होता है ना, जो फ्रीट होता है, किराया होता है, फेयर होता है, वो सारा ना डिलीवरी जो चार्ज है वो सेलर द्वारा वहन किया जाता है, सेलर द्वारा बोन किया जाता है, राइट। बायर का उसमें कोई वो नहीं होता कि बायर नहीं देगा, यानी पैसे उसके। फिर है इसी में यहाँ पे CIF, यानी ये कैरेज इनवर्ड और फ्रीट, ये बायर द्वारा, यानी ये जब अलग से लिखा गया है, जब फ्री वर्ड आ गया, F आ गया ना, तो फ्री है, यानी बायर के लिए फ्री है, सेलर ही वहन करेगा। लेकिन CIF है तो बायर लेगा, बायर का ही जो कॉस्ट होगा मंगवाने की, सेलर की कोई कॉस्ट नहीं होगी। ये पूछा जाता है इसलिए लिखा है, बोरिंग मत समझना। E एंड OE, यानी इसका मतलब होता है
एक मिनट, एक्सेप्शन एंड ओमिशन एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब भूल चूक माफ एक तरह से, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये पूछा नहीं गया है। आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये आप लोगों का ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों टॉपिक खत्म होते हैं। स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से मैंने करवा दिया है। आज के बाद इस टॉपिक को नहीं भूलोगे। पता है सबसे बात ना, ये इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड बच्चे कितना ही पढ़ लेना, उनको ये समझ नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन आता कहाँ से है, राइट। पार्टनरशिप में एक बार शॉर्ट तरीके से करवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो पार्टनरशिप, सबसे पहले जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 है, याद रखना है। सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 32 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। कम से कम पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न दोनों तरीके से हो सकता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। और एवरी जो पार्टनर होता है वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है एक दूसरे का। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कब होता है? जब पार्टनरशिप डेट नहीं बनाई होती है, राइट। फिर पार्टनरशिप डेट का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप की पूरी टर्म एंड कंडीशन गिवन होती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है बेटा, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, अगर बनाते हैं तो बेनिफिट होता है, नो डाउट। अगर इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्टनरशिप डीड को दिखा देंगे, भाई देख उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, रिटर्न में ओरल ही बोला गया, तो दूसरा बोलेगा तूने ये बोला था और तीसरा बोलेगा तूने ये बोला था, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं होगा, राइट। फिर पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या चीजें मानी जाएगी? कोर्ट ने जो बताया वो है, ठीक है। कि बोलते हैं कोर्ट भाई साहब बोलता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी ना तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बटेगा, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, सैलरी भी नहीं दी जाएगी, राइट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखो बेटा अगर पार्टनर ने किसी फर्म को यानी अपनी ही फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को क्या माना गया? भाई हमने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है तो पार्टनर को आउटसाइडर माना गया ना। तो आउटसाइडर का तो चाहे कुछ भी हो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब आउटसाइडर से पैसे लिए तो उसे हमारे प्रॉफिट और लॉस से थोड़ी ना कोई वो है कि भाई उसे हमसे मतलब रिलेशन है या हमसे कि भाई लॉस हो गया तो कोई नहीं छोड़ दूंगा पैसे, ऐसा नहीं होता ना। तो पार्टनर क्या माना गया? एक्सटर्नल माना गया। तो उसका जो लोन है उसको उस पर तो पे करना पड़ेगा, और कितना परसेंट? 6% पर एनम, राइट, याद रखना है। अब देखो भाई मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स दो तरीके से होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में 2 अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, याद रखना। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है। अब बोलोगे मैम दोनों कैसे हो सकता है? बेटा कई बार क्रेडिट जब होता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट का केस हो, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पे तो दिया जाता है, आपको मैंने पढ़ाया भी है। फिर है फ्लक्चुएटिंग, ओनली 1 अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में सब कुछ लिखा जाता है, जो ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है और कुछ भी चीजें हैं। फिर उसके बाद पार्टनर्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा अकाउंट बनाकर करते हैं? बताओ मेरे को, आता होगा आप लोगों को, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। पर एक बात जो ध्यान रखनी है वो आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में? आप क्या बोलोगे? कहीं नहीं आएगा भाई। प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, राइट। देखो आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ से, बट ये नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको भी स्किप ना करें। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके कुछ ये चार्ट है ना, ये चार्ट एक बार मतलब रिमाइंड कर जाना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। 12 मंथ्स बिगनिंग, अगर 12 मंथ्स के बिगनिंग में पैसे मतलब निकाले गए हैं, ठीक है, तो 6.5। देखो पहले 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, क्वार्टरली और 9 मंथ, ठीक है। अब ऐसे बना लो बिगनिंग, मिड और एंड। अगर मिड है तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? साल में 4 बार, साल में 3 बार और 4 मंथ्स के बाद, राइट। बेटा इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ तो आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है। और 9 मंथ्स का मिड होता है 4.5, राइट। अब देखो जब बिगनिंग में है तो बिगनिंग की तरफ जाता है तो 0.5 को ऐड कर दो, यानी ठीक है
0.5 को ऐड कर दो। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं भाई, हमें जहां पर अब है, सपोज करो आप अभी हो, आपको एस्टेट की तरफ जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ना अपनी नॉलेज में, ऐसे याद रख लो। अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है ना, तो हमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 0.5। अगर हमें यहाँ जहां हम हैं अभी उसे नीचे की तरफ जाना है, तो कुछ ऐड नहीं करना ना भाई, जो है वो भूलना है, बस वो अपने आप भूल जाएंगे। तो 0.5 लेस करना है, राइट। तो जो मिड है, मिड मतलब 12 का आधा 6 में से नीचे की तरफ जाना है, एंड की तरफ जाना है, तो 6 में से 0.5 लेस कर दो, 5.5। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो बढ़ाना पड़ेगा, तो 0.5 ऐड कर दो। 6 का आधा 3 में 0.5 ऐड कर दो तो ऊपर की तरफ, बिगनिंग की तरफ, और इसमें से लेस कर दिया तो एंड की तरफ। 6 इसका थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, क्वार्टरली और मंथ, इसका तो याद हो जाएगा। 9 का आधा 4.5, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 5 और नीचे की तरफ आ रहे हैं 4। क्वार्टरली में 6, मिड में। फिर देखो क्वार्टरली क्योंकि 3 मंथ्स का होता है तो 0.5 राइट। तो 3 मंथ्स के लिए 0.5 यानी 1.5 ऊपर ऐड हो गया, 1.5 नीचे लेस हो गया, राइट। एक एग्जांपल बता रखा है मैंने, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम ड्रॉइंग 2000 इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ दे रखा है, आपको बोला 2000 हर मंथ निकालता है। 12 मंथ्स में 12 दूनी 24 है ना, 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब मैंने बोला भाई बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अपना चार्ट देखो फिर से, बिगनिंग कितना था, ये वाला 12 मंथ, यानी ये वाला है, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट। अब ये पॉइंट है तो इसलिए मैंने 0 लगा दी। इसको पूरा जब काटेंगे पीटेंगे तो 130 आ जाएगा, राइट। आई होप समझ आया होगा। अब है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ जाएगा, हाँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन कब करते हैं? जब किसी बंदे का एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप में, तो रिवैल्यूएशन करते हैं, राइट। कि भाई जो लाइबिलिटीज एसेट्स है वो कितनी है, उसका रिवैल्यूएट करना है। ये एक नॉमिनल तरह का खाता होता है और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाता है। मेमोरेंडम अकाउंट को, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत बड़ी है ना बेटा, बहुत छोट में करवाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। जहां से क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा आपका। मेमोरेंडम में याद रखना न्यू प्रॉफिट लॉस के हिसाब से बांटा जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन आया है स्टेट में यहाँ से। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, ठीक है। फिर सेटलमेंट ऑफ लॉस, सेटलमेंट ऑफ लॉस कैसे करते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉफिट है ना उसमें से लॉस को घटाएंगे, फिर आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर में से करेंगे, फिर इफ नेसेसरी ईच पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, जितने पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देंगे, राइट। फिर है आप लोगों का, कहते हैं जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी इंसॉल्वेंसी को बाकी पार्टनर कैसे डील करेंगे। तो ये केस हुआ था गार्डनर एंड मुरे केस, राइट। गार्डनर एंड मुरे केस, उसका रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पे। कहते हैं जो लॉस है ना उसको सारे पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में बांट लेंगे, राइट। फिर है अकाउंट्स ऑफ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन के टाइम में कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है RPPB, RPPB यानी रियलाइजेशन अकाउंट। एडमिशन के टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, और डिसोल्यूशन के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, RPPB, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, राइट। और एसेट्स जो ट्रांसफर की जाती है वो रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब है बेटा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जब किया जाता है तो मतलब दोबारा जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो कब बनाई जाती है? एडमिशन के समय, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज कर रही है, या फिर रिटायरमेंट हो रहा है कोई पार्टनर, या डेथ हो रही है, ठीक है। और इसका एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है सोंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। आपको कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा, राइट। सोंग, ठीक है, सोंग तो सबको याद रखते हैं ना, सोंग सुनते भी हो आप लोग अपने आप को, भाई मन नहीं लग रहा मैं पढ़ने में, है ना। पता है आप लोग जो एस्टेट दे रहे हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं या तो मैरिड हैं, बच्चे हैं, और अगर कोई, वैसे तो है ना बॉयज मेरे साथ मतलब बहुत कम ही है जो मेरे स्टूडेंट है बॉय, पता नहीं क्यों मैसेजेस मोस्टली गर्ल्स के आते हैं, तो मुझे लगता है मैं गर्ल्स की फेवरेट हूँ, राइट। बॉयज के आने लगे हैं धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन मतलब अभी तक जितने, तो मुझे लगता है, तो बेटा सबसे पहले बात तो ना मैं आपको बोलूँ ना,
लाइफ है ना सबकी मोस्टली इक्वल है। पता है आप लोग तो अब अकेले अकेले हैं सारे, है ना, मतलब आप लोगों की ज़्यादा किसी से बात नहीं होती है। मैं तो एज अ टीचर सबसे बात करती हूँ, है ना, मोस्टली कॉलेजेस के बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, है ना। तो ये होता है ना, जितनी भी बच्ची हैं ना वो परेशान होती है। मैम पता है सबसे पहले बात बताऊं मैं आप लोगों को आज की क्या प्रॉब्लम है। आज ना जो जो अभी अपने यहाँ पे इकोनॉमी में जो मौसम चल रहा है ना, वो पता है कैसा है ना तो बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं कि भाई वो वेल सेटल्ड है, वो दुखी नहीं होते फिर ना, फिर वो बहुत मतलब ऐसे हैं कि भाई कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी जो प्रजाति है ना वो ज्यादा पाई जा रही है अभी, कि जो मतलब जो मिडिल है, मतलब पढ़ी भी ना तो अनपढ़ है और ना बहुत पढ़ी लिखी है। तो ऐसे ना विमेन क्या सोचते हैं कि मुझे ना कुछ पढ़ कर कुछ थोड़ा करके मुकाम हासिल करना है लाइफ में और आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन वो जहाँ पे होते हैं तो फैमिलीज में देखो, फैमिली की भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं जब मैरिज करते हैं। तो वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इतना वो हो जाता है कि फ्रस्ट्रेटेड में हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, जब लाइफ में कुछ समझ ना आए ना, तो सबसे पहले तो बेटा अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि ना कुछ नहीं, खुद पे ट्रस्ट करो कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। देखो मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, और मतलब इन चीजों से लड़ लड़ कर ही आज पहुंची हूँ यहाँ पर। आई होप मैं आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी होप ला सकूं। ठीक है, मैं मेरे चैनल का नाम भी बिलीव योरसेल्फ है। सबसे पहले तो आप अपने आप पे बिलीव करो कि ना मैं कर लूंगी, मेरे पास जितना टाइम है ना मैं उसको यूटिलाइज करना चाहती हूँ। बस जितना टाइम है ना उसको यूटिलाइज करो। उस टाइम ना इंस्टा पे रील्स और ये सब देखने में वेस्ट मत करो। ये सोचो अगर 24 आवर्स में अगर 2 आवर्स अपने ऊपर नहीं लगाओगे ना, तो इन फ्यूचर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इन 24 आवर्स में से 2 आवर्स अपने आप पे इन्वेस्ट कर लेना, सच बता रही हूँ वो 2 आवर्स ही आप लोगों की लाइफ को चेंज कर देगा। राइट, कुछ जैसे पैसे हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं और कुछ अभी खर्च लेते हैं, तो ऐसी लाइफ होती है। कुछ चीजें ना आप अभी खर्च लो अपनी एनर्जी को, और कुछ ना इन फ्यूचर के लिए आप लोग अपने जो 24 घंटों में से कुछ आवर्स भी अपने लिए फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। पढ़ो, समझो चीजों को। मैं ये नहीं कहती पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है, पर पढ़ाई एक बहुत अच्छी चीज है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। ठीक है, तो प्लीज जितने भी मेरे वीडियोस को सुन रहे हो, तो अगर मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अगर फिर भी कभी लाइफ में डिमोटिवेटेड फील हो रहा है या कभी ऐसा लग रहा है मैम कुछ नहीं होगा, तो मुझसे कॉल कर सकते हैं आप लोग। ऐसा ना मैंने एक कोर्स भी चलाया स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल मतलब ना एक गाइडेंस कोर्स एक तरह का। कॉमर्स के स्टूडेंट हो या वीमेन हो जो अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं, पता है कई बार क्या होता है रिलेशंस में बात नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो बात कर सकते हो आप लोग मुझसे। ठीक है, मेरी ऐप पे आपको गाइडेंस कोर्स मिल जाएगा, तो वहां पे ले सकते हो। देखो ये मैंने ना कोर्स के लिए नहीं बताया था, मैं तो जनरली आपको बात कर रही हूँ। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, अपने भगवान को कभी ना भूलें, उनका सिमरन करते रहें और अपने माता पिता का आशीर्वाद डेली लेते रहें। और आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मुकाम जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है, ये थोड़ी डोज जरूरी थी क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ा बोर हो गए। देखो फिर सॉन्ग तो सब सुनते हैं ना भाई, कोई तो मतलब अच्छे सॉन्ग सुनता है, कोई भजन सुनता है, राइट। तो सॉन्ग मतलब ऐसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सॉन्ग से जैसे इधर की तरफ जाओगे ना तो ON यानी ओल्ड माइनस न्यू, तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग का, राइट। अब G फॉर गेनिंग रेशियो, G से इधर की तरफ आओगे तो न्यू माइनस ओल्ड, राइट। ये हो गया आप लोगों का कौन सा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। अब ओल्ड का इधर की तरफ जाना है, न्यू माइनस गेनिंग। ठीक है, अब देखो आगे की तरफ कहाँ गया, हाँ जी, ये देखो टाइप्स ऑफ गुडविल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब ना बेटे ये न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है स्टेट में, तो आप लोग थोड़ा देख लेना। देखो मैं न्यूमेरिकल कराने थोड़ी बैठ सकती हूँ अब आप लोगों को, ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये थोड़ा ना गेनिंग रेशियो इनका बहुत ईजी होते हैं। आप लोगों ने M.Com अगर सीरियसली करी है तो ये क्वेश्चन तो आते ही होंगे आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होता है। पर्सनल गुडविल कितने तरह की होती है, पर्सनल गुडविल, इंस्टीट्यूशनल गुडविल और इमर्जिंग गुडविल। देखो पर्सनल क्या होता है, सबका कुत्ता होता है ना पर्सनल, कि भाई ये मेरा पर्सनल डॉग है, ये मेरा कुत्ता है समझ रहे हो ना। तो पर्सनल गुडविल याद रखना डॉग, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल गुडविल यानी बिल्ली, ठीक है। फिर इमर्जिंग यानी रेट, बस ऐसे याद रखना, राइट। और पूछा गया ये इंस्टीट्यूशनल गुडविल कौन सी गुडविल का नाम है, कैट, रैट और डॉग, तो आपको याद रखना है इंस्टीट्यूशनल कैट, राइट। मेथड्स ऑफ गुडविल कई मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड,
टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर फिर गुडविल का है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का मेथड है सुपर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और कैपिटल फर्म कैपिटल इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। ये एक बार फॉर्मूलाज है, देख लेना। निकालना तो अब वैसे भी नहीं सीख पाओगे, इतना कम टाइम है, और गुडविल का आने का इतने चांसेस भी नहीं है, पहले के टाइम में आते थे या फिर सीए सीपीटी के एग्जाम में आते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, किसी की अच्छी गुडविल होती है, किसी की नेगेटिव। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 26 और IAS 38 होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं लिखा जाता, परचेज गुडविल को बुक में लिखा जाता है। अब आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। मैं कराऊं क्या आप लोगों को ये? फिर आप लोग बोलोगे मैम क्यों नहीं कराया? बहुत है भाई, पता है अभी मतलब आप लोगों की मैराथन से पहले भी मैं पढ़ा ही रही थी, तो इसलिए आज तो इतनी जल्दी बोर हो गई हूँ मैं। कोई नहीं, कराती हूँ बेटा। PYQ भी इसी में लेने वाली हूँ मैं, अलग से नहीं लाऊंगी, ठीक है। तो PYQ भी इसी में इसलिए मैं बता रही हूँ अभी, जो मतलब बीच में ही छोड़ के जाने की सोच रहे होंगे ना कि मैम की शुरू कर दी वीडियो और फिर मैं नहीं देखूंगा या ऐसे ही सीरियसली नहीं देखूंगा, तो PYQ भी करवाऊंगी इसी वीडियो में, राइट। अब देखो BRS करवा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो BRS में ना क्या होता है? BRS सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट होती है, एक बैंक देखो, अब बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? कॉपी होती है बैंक अकाउंट की। पासबुक क्या शो करता है बेटा? एक ना रियल में जो पासबुक होती है ना वो कस्टमर के पास होती है, राइट। लेकिन जो बेटा एक मिनट, ये वीडियो मैंने BRS वाली है, मैंने उस पर यूट्यूब पे करवाई हुई है, प्लीज आप वहां से देखना, बिकॉज मेरे यहाँ पे टाइम भी बचेगा और वहां पे मैंने पूरी एनर्जी के साथ करवाई हुई है। प्लीज ये वाला वहां से देखना आप लोग। ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स ये नहीं करवाया हुआ है यूट्यूब पे, यहाँ पे करा देती हूँ। देखो प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब रिजर्व होता है कि जो प्रॉफिट में से बचाया जाता है उसे बोलते हैं रिजर्व, ठीक है। प्रोविजन कि भाई प्रॉफिट हो या ना हो ये बनेगा ही बनेगा, राइट। मतलब कि ये खर्चा फिक्स है, एक नॉन लाइबिलिटी है, मतलब हमें पता है कि इन फ्यूचर ये खर्चा होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं। लेकिन अमाउंट नहीं पता होता कि कितने अमाउंट का होगा, उसे तो बोलते हैं प्रोविजन। और यहाँ पे रिजर्व मतलब खर्चे का नाम नहीं पता बट अमाउंट पता है कि इतना पैसा बचाएंगे हम प्रॉफिट में से रिजर्व के लिए कि इन फ्यूचर पता नहीं क्या हो जाए, राइट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट में से ही बांटा जाता है, और ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या ना हो ये होगा, राइट। प्रोविजन का मतलब ये होता है। अब रिजर्व दो तरीके के होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट उसे बोलते हैं रिवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जैसे जो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, जैसे प्रायर प्रॉफिट, अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी कंपनी का प्रॉफिट है उसे बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर है, फॉरफीचर बार बार नहीं होता और उसका रीइश्यू भी बार बार नहीं होगा, तो इसे कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है। सीक्रेट रिजर्व से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा, एक मिनट बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, सॉरी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी बट स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट। देखो सीक्रेट रिजर्व का क्या मतलब है बेटा? एसेट को कम दिखाना। देखो सीक्रेट रिजर्व का मतलब होता है एसेट्स को कम दिखाना। जैसे अपने ना मतलब मम्मी पापा, मतलब पुराने जमाने के जितने भी पेरेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने एसेट को कम दिखाते हैं और खर्चे को ज्यादा दिखाते हैं, यानी एसेट्स को कम दिखाना और लायबिलिटी को ज्यादा दिखाना, वही होता है सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। अब आप लोगों को सीक्रेट रिजर्व में कितने भी मतलब लाइन याद कर लो कि ना ये एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, है ना, ऐसे अंडर वैल्यूएशन, मतलब पॉइंट्स रटोगे कुछ नहीं समझ आए। आपको याद रखना है एसेट्स को तो कम दिखाना, लायबिलिटीज को ज्यादा, उतने जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कवर होंगे, राइट। अब देखो डेप्रिसिएशन
अब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक श्रिंकेज है किसमें? बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स में। और अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था डेप्रिसिएशन का, अब 10 है, ये मर्ज हो गया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक परमानेंट नेचर का होता है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या ना हो डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कभी भी वैल्यूएशन नहीं होता है, ये एलोकेशन ऑफ फंड होता है या फिर एलोकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स होता है। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। दो तरह के मेथड होते हैं, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी। अप टू 0 तक चला जाता है एसएलएम और 0 नहीं होता है कभी भी डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, एसएलएम का मेथड का फॉर्मूला है 1 माइनस एन और अंडर रूट एस डिवाइड बाय सी इंटू 100, ये डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट नॉट यूनिफॉर्म, ये एसएलएम का। नॉट यूनिफॉर्म, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, ये एसएलएम का है। लोग यूनिफॉर्म समझते हैं इसलिए बोल रही हूँ। ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर एक्सपेंसेस, ये बार बार पूछा गया है। इक्वल बर्डन किसका होता है? इक्वल बर्डन किसका होता है बताओ? डेप्रिसिएशन और रिपेयर एक्सपेंसेस का इक्वल बर्डन होता है कौन से मेथड में? डब्ल्यूडीवी में, राइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन से मेथड को मानता है? डब्ल्यूडीवी को। अब ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, कंपनी एक्ट 2013, अगर किसी कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इनकम टैक्स 1961 कहता है अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट निकालना है तो अपनी फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, राइट। आप देखते हैं, ये फिर से दोबारा डल गई क्या? दोबारा डल गई है बीआरएस वाली फाइल। डेप्रिसिएशन, क्या बात है। ये एक बार बता देती हूँ आप लोगों की। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 में क्या आता है? कैश बुक और सब्सिडी बुक। कैश बुक क्या होती है? जिसमें कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, या तो कैश रिसीव हुआ है या पेमेंट हुई है, राइट, तो उसे बोलते हैं। और कैश बुक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक कितने की तरीके की होती है? 8 तरीके की। कौन कौन सी? जनरल प्रॉपर, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, राइट, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल। ये आप लोगों को 8 याद रखनी है। कई बार पेपर में दिया जाता है सब्सिडी बुक 7 तरह की होती है, कई बार 8, कई बार वो कैश बुक को इंक्लूड करके देते हैं, कई बार एक्सक्लूड। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंख कान नाक खुले रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखो, अब जनरल प्रॉपर क्या है? जनरल प्रॉपर में जो इन सब बुक्स में एंट्रीज नहीं गई वो एंट्रीज जाएगी, लाइक ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, डिस्काउंट अलाउड, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, राइट। परचेज बुक में अगर गुड्स का परचेज हुआ है क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेसिस पे, भाई किसी ने हमसे कैश में गुड्स परचेज कर लिया तो हम उसको रिकॉर्ड क्यों करेंगे? कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर किसी ने हमसे उधार पे परचेज किया है गुड्स को याद रखना, गुड्स को, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे उसे। और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। अगर एसेट्स परचेज करिए किसी ने क्रेडिट हमसे, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर में, याद रखना, ठीक है। फिर बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल। अब 2 बंदे हैं, ठीक है, सपोज करो एक्स और वाई 2 पर्सन है, ठीक है। एक्स पर्सन है, सेलर है वो, ठीक है, वाई पर्सन है, बायर है। वाई पर्सन कहता है एक्स से कि भाई मुझे ना 50,000 का गुड्स दे दे, मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा आपको पैसे। एक्स पर्सन कहेगा, सेलर कहेगा कि भाई मैं तेरे पे ट्रस्ट कैसे करूं कि तू नेक्स्ट मंथ पैसे दे देगा। तो एक्स पर्सन क्या करता है? वाई पर्सन पर एक बिल लिखता है और उसमें लिखता है कि आप मुझसे वादा कर रहे हो कि आप नेक्स्ट मंथ मुझे पैसे दे दोगे मेरे गुड्स के। और एक्स जो पर्सन है, जो सेलर है, वो बायर से साइन करवा लेगा उस पर। उसी नोट को क्या बोला गया? बिल्स रिसेबल बोला गया, राइट। आई होप आप लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अब समझ आ गया होगा, राइट। अब कई बार ना पूछ लिया जाता है प्रोसीजर। जनरल के बाद सब्सिडी बुक बनाई जाती है, सब्सिडी के बाद क्या बनाई जाती है? लेजर बुक, राइट। लेजर बुक में पोस्टिंग को, लेजर बुक में जब कुछ लिखते हैं तो उसे पोस्टिंग बोलते हैं, जर्नल में कुछ लिखते हैं जर्नलाइजिंग बोलते हैं। अगर कैश बुक बनाए हैं तो लेजर कैश अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं है। कैश बुक बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर अकाउंट, राइट। कैश बुक पॉपुलर है बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैश बुक 4 तरीके की होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम जिसमें कैश कॉलम होता है, ठीक है, और डबल कॉलम सिर्फ कैश और बैंक होता है, ठीक है, और ट्रिपल कॉलम कैश, बैंक और डिस्काउंट होता है, राइट। फिर पैटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम होता है। इम्प्रेस सिस्टम का क्या मतलब होता है बेटा?
इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है जहां पर पैसे स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं और पूरा दिन खर्चा, मतलब पूरी मंथ खर्चा हो रहा है, लास्ट में पूछा, मान लो एक एक्स पर्सन है, वो पेटी कैशियर है, उसको पैसे दे दिए उसके मालिक ने 50,000 रुपए, और कि चाय पानी के जितना भी छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे हैं ना, इससे करो। फिर पूछा उससे मंथ में कितने पैसे खर्च हुए, तो वो बोला 40,000, तो 10,000 बच गए ना, तो वो से वापस नहीं लेगा, 40,000 और दे देगा और 50,000 कर देंगे और कहेगा इस मंथ इससे चला। तो मतलब जो ये वाला जो सिस्टम हुआ उसे बोलेंगे इम्प्रेस सिस्टम, राइट। पेटी कैश बुक का कैसा सिस्टम होता है, इम्प्रेस सिस्टम, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे आप लोगों का कैश बुक रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल आपको पता है, राइट। कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे कैश और बैंक दोनों की एंट्री होती है, ठीक है, जैसे कैश बैंक से पैसे निकलवाए, राइट। अब है आप लोगों का MIS और AIS, ये भी आप लोगों को बता देती हूँ एक बारी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। MIS और AIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बड़ी टर्म कौन सी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। टेक डिसीजन लिए जाते हैं MIS में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है। AIS क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एक नीड को पूरा कर रही है, उसे रिपोर्ट भी बोलते हैं, राइट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए लिख दिया है सेज, विंग्स 2000, बेस्ट बुक्स, कैश मैनेजर, ए स्पेस। और MIS रिपोर्ट्स कितनी होती है, समरी रिपोर्ट्स, डिमांड रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट्स, कस्टमर और सप्लायर रिपोर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक। जो अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं, रेडी टू यूज, कस्टमाइज और टेलर। रेडी टू यूज, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अपने नाप के कपड़े ले लेते हैं, वो रेडी टू यूज, वो हमें इजी पड़ते हैं, कम पैसों में पड़ते हैं। और ऐसा ही सॉफ्टवेयर होता है कि जो रेडी टू यूज है, जैसे टैली ERP, अगर कोई भी बंदा टैली ERP का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा और यूज करेगा तो उसको उतने ही खर्चे में पड़ेगा जितना सबको पड़ता है, राइट। अगर कस्टमाइज, किसी को अपने, मान लो मुझे ना मतलब ऐसा काम करना है जो कैमरे से रिलेटेड है, मतलब फोटोग्राफी करनी है, तो मुझे वो सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, किसी से डिजाइन करवाना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे कस्टमाइज, अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाना। तो वो तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, या फिर मल्टी यूजर्स और जोग्राफिकली स्कैटर्ड, जो जोग्राफिकली दूर दूर बसे होते हैं और मल्टी यूजेस करने, और मतलब एक तरह की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही कस्टमाइज करवाती है। उस कस्टमाइज मतलब अपनी नीड के अनुसार। टेलर्ड, यानी टेलर तो और भी बड़ा महंगा हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसे बोल दें एक तरह का कि भाई एक पर्टिकुलर काम के लिए एक अपना ही, जैसे रिलायंस हो गया, बहुत बड़ा है, अपने काम के लिए अलग से इन्वेंशन करवा लिया, अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लिया, राइट। CAS का ये हो गया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। गैप इसे मानता है CAS को, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट दो होती है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये इसको हल्के में मत लेना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, गैप मानता है इसको, और इसके दो बेसिक टर्म्स होते हैं, बच्चे ना कर नहीं पाते इसलिए बता रही हूँ। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 4 डाटाबेस रिक्वायरमेंट होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम। फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। फ्रंट एंड का मतलब होता है लिंक बिटवीन यूजर एंड डाटाबेस। बैक एंड का मतलब होता है हिडन फॉर यूजर्स, ठीक है, बैक एंड, ठीक है, बैक एंड हिडन फॉर यूजर्स। और फ्रंट एंड का मतलब यूजर्स और डाटाबेस के बीच में रिलेशन। डाटा प्रोसेसिंग, ट्रांसफर डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। और जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसका मतलब है कंस्टिट्यूट रिपोर्ट। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, NCERT से पढ़ने जाओगे सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो ये ना चीजें जो मैंने लिखवाई हैं और जो अपने नोट्स में प्रोवाइड करवाई है बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जो मैराथन दे रही हूँ ना आप लोगों को, आई होप यूजफुल रहेगी, प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। मेरी इस मेहनत को कम से कम आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो ना। देखो, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये उसी के पार्ट था। ये ऊपर वाली बाद वाली स्लाइड पहले लग गई है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पढ़ना तो था ही हमें। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है। 6 एलिमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेसर, डाटा, कनेक्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, अब भी पूछा जा सकता है ये वाला। मतलब 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेसर, डाटा, कनेक्टिविटी, राइट, याद रखने हैं। अब पीपल
में क्या क्या पढ़ना है आपको, सिस्टम एनालिसिस, प्रोग्रामर्स और ऑपरेटर्स, 3 तरह के बंदे होते हैं जो पीपल के मतलब काम करते हैं। सिस्टम एनालिटिक्स कौन होता है, कौन पर्सन होता है, इज अ पर्सन हु एनालिसिस एंड डिजाइन टेक्निक टू सोल्व बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग आईटी। ऐसा पर्सन जो बिजनेस प्रॉब्लम की जो डिजाइन टेक्निक से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है ना उनको देखता है और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, राइट। प्रोग्रामर कौन होता है, जो राइट कोड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन, जो कोड को लिखता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोग्रामर। और ऑपरेटर कौन होता है, जो मेंटेन करता है एक तरह से, मतलब रिपेयर करता है एक तरह से, ऑपरेटर टाइप, ठीक है। मेंटेन क्या हो गया, ये इसमें प्रोग्रामर। और क्या करता है, इंश्योर एवरीथिंग रनिंग स्मूथली, ठीक है, इंश्योर करता है कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब भाई आप लोगों का है रेशो। रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चों को बहुत डराता है ये चैप्टर। आप लोगों को भी डरा रखा होगा ना, इसके बाद नहीं डरोगे। पता है जब कोई भी टॉपिक डराए ना तो उसको सबसे पहले आप नोटबुक और पेन उठाओ, उसको लिखना शुरू करो और उसको एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से मतलब पढ़ने की कोशिश करो, तब आपको वो कभी वो टॉपिक नहीं डराएगा, राइट। मैं एक बार पानी पी लूं। लेकिन आप चीजों को पढ़ने की, समझने की कोशिश नहीं करते और रटने की कोशिश करते हैं ना, तो वो टॉपिक डराता है आपको, राइट। और बच्चे इस टॉपिक से बहुत डरते हैं, जबकि इजी टॉपिक है। देखो रेशो, ट्रेडिशनल और फंक्शनल। रेशो 2 तरीके से बांटे हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, ठीक है। ट्रेडिशनल और फंक्शनल, ठीक है। ट्रेडिशनल रेशो कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वाले और कंपोजिट रेशो, राइट। कौन कौन से ट्रेडिशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कंपोजिट रेशो। मॉडर्न फंक्शनल में या मॉडर्न, राइट। लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी। कई बार तो इनकी डेफिनेशन देखे सीधा सीधा कि लिक्विडिटी कौन बताता है, लिक्विडिटी रेशो। सोल्वेंसी की लॉन्ग टाइम तक चले अपना बिजनेस, उसे सोल्वेंसी रेशो कहते हैं। एक्टिविटी यानी टर्नओवर, की रूटीन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है, उसे एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशो बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, उसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशो शॉर्ट टर्म रेशो होता है। 2 तरीके के रेशो होते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, उसका आइडियल फॉर्मूला बताओ 2:1, राइट। फिर लिक्विड रेशो को क्विक रेशो भी बोलते हैं, जब करंट एसेट्स में से क्या फिक्स एक्सपेंसेस और क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को लेस कर दिया जाए, तो क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, जब करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को लेस कर दिया जाए तो लिक्विड एसेट्स बच जाती है, डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स नहीं, करंट एसेट नहीं बेटा, करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। इनके अंडर में दोनों में करंट लाइबिलिटी है और इसका आइडियल रेशो 1:1। कई बार बोलते टाइम फ्लो में गलत भी हो जाए तो आप लोग लिखा हुआ देख लेना, लिखे हुए को सही मानना, राइट। बोलने में कई बार फ्लो में गलत भी बोल देते हैं। सोल्वेंसी में कौन कौन से रेशो आते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी, डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी into 100। प्रॉफिट प्रोप्राइटरी रेशो, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय नेट एसेट्स को प्रोप्राइटरी रेशो बोला जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है। एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, रिसीव किससे करते हैं, रटना नहीं है ये, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, राइट। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीव किससे करते हैं, या तो डेटर्स से प्लस या फिर जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। पे किसे करते हैं, ये तुम्हारे लिए लिखने के लिए छोड़ दिया, किसे पे करते हैं, या तो क्रेडिटर को या प्लस बीपी डिवाइड बाय एवरेज बताओ, एवरेज ट्रेड पेबल, राइट। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कौन से होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत है डिफरेंट, कहीं सोचो मैंने दो बार लिख दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो में कॉस्ट को देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। अगर ऑपरेटिंग रेशो दे रखा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछे तो
उस 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को घटा देंगे, ये आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो पूछे तो 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लेस कर देंगे, ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा, राइट। ईपीएस है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। और पी रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉरी लास्ट में लिखा गया है। पी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग रेशियो, राइट। प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। याद रखना मार्केट प्राइस ऊपर है, ईपीएस नीचे है। और ये क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है बहुत बार, एस्टेट में पूछा गया है। मार्केट प्राइस ऊपर आएगी और ईपीएस नीचे आएगा, याद रखना। बस कुछ नहीं, मार्केट प्राइस गिवन होगी, ईपीएस भी गिवन होगा, आपको बस यही याद रखना है कि ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा। और मार्केट प्राइस ऊपर और ईपीएस डिवाइड बाय आएगा, राइट। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये इसकी पहली स्लाइड कौन सी है, बस अब तो थोड़ा सा ही बच गया। देखो मैंने इंपॉर्टेंट करवाया आप लोगों को। इसकी पहली स्लाइड शायद इंक्लूड करना भूल गई मैं। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ यहाँ से पढ़ा देती हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, राइट। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो एप्लीकेशन के समय एंट्री होती है वो एक बार ही देख लेना। अगर किसी ने ये चैप्टर्स नहीं आते हैं ना तो बस एक बार ये जो मैं बोल रही हूँ ना ये सुन के चले जाना, एक आधे क्वेश्चन तो आप लोगों के ठीक हो जाएंगे, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री होती है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर दो तरीके से किया जाता है, एट पार और एट प्रीमियम। आई होप आप लोगों को ये टर्म याद होगी। पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 में बेच दिया, प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है प्रीमियम का अमाउंट, राइट। टू ट्रांसफर, अगर एप्लीकेशन मनी का ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे तो शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। मनी रिफंड कर रहे हैं, मान लो हमने एप्लीकेशन दी 1 लाख के लिए और एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 के लिए, तो 20,000 को रिफंड करेंगे ना हम लोग, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट। अगर हम उस अमाउंट को रिफंड ना करके, अगर हमने एप्लीकेशन के पैसे मंगाए और आगे अलॉटमेंट के भी, तो या तो हम रिफंड कर देंगे या आगे एडजस्ट कर देंगे। अगर रिफंड कर रहे हैं तो ये एंट्री हो जाएगी, अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल इन एडवांस, राइट। अब है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर हमने जो सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन दी थी 1 लाख के लिए और जो हमारी एप्लीकेशन आ गई 120 के लिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, है ना। अगर हमने 1 लाख के लिए दी थी और 80,000 के लिए आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में या तो हम लोग लौटा देते हैं कुछ को पूरा दे देते हैं, ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लाइक आप देखो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये लाइन ना बार बार एस्टेट में ही पूछी गई है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है कंपनी अपने राइट्स के बाहर जाके कोई काम करती है तो उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, राइट। अगर कंपनी अपने राइट्स के बाहर जाके कोई काम करती है तो उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कोल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ फेस वैल्यू, कोल पे जो पैसा मंगाया जाता है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू के। कोल एज पर प्रोविजन ऑफ एओए, और इफ कोल के जो प्रोविजन है वो एओ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर एओ में कुछ नहीं लिखा गया है तो टेबल एफ मानी जाएगी, राइट। एक जो 2 कोल है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है कितने समय होना चाहिए, तो बिटवीन 1 मंथ का टाइम होना चाहिए उनमें मिनिमम। अगर हम किसी के शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। कोल मस्ट बी यूनिफॉर्म बेसिस, कोल जो है वो यूनिफॉर्म बेसिस होनी चाहिए। फॉर कोल अमाउंट ड्यू, कोल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कोल, राइट। कॉल इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट 10% होता है और कॉल इन एडवांस पे 12% होता है, राइट। कॉल इन एडवांस लाइबिलिटी होती है और अदर करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होता है। ये मैंने ना जल्दी रीड कर दिया क्योंकि यहाँ से रटने की चीजें हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ। ले लिया होगा आई होप। देखो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इशू ऑफ शेयर का जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में रिकॉर्ड होता है और ये जाता है, और कहाँ बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम को, रिजर्व एंड सरप्लस में। ये बहुत बार पूछा गया है स्टेट में ही। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से क्या क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रखा मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में, मत भूलना इस क्वेश्चन को करना।
कोई पेपर नहीं बना है जहां से ये वाला क्वेश्चन ना आया हो, पर आपको ये याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना। मैम ने तो बता दिया, मैम ने तो वीडियो में भी करा दिया, बट आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, नहीं करके जाओगे इसको, और फिर रखा मिलेगा, कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे देख लो एक बारी, अगर कुछ काम कर रहे हो ना तो टाइम दे दो थोड़ा, मैं भी दे रही हूँ तुम लोगों को, मेरे को भी बहुत काम है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो जब हम बिजनेस बनाते हैं ना, सेट करते हैं ना, उस टाइम शुरुआत के खर्चे, उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखो, इश्यू ऑफ फुली बोनस शेयर के लिए जो स्टार्टिंग के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, इन सबको राइट ऑफ करने के लिए, टू पे किसको करना, प्रीमियम पे करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के लिए, रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम दिया जाता है ना उसके लिए भी किसका यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का, और बायबैक ऑफ शेयर। याद हो गए ये 5 चीजें, मत भूलना। देखो, इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर, राइट, और रिडम्पशन के लिए प्रीमियम जो दिया जाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, टू पे प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिबेंचर के समय, और एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, डिस्काउंट अलाउड और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, राइट, बता दिया है। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। इशू ऑफ डिस्काउंट ओनली, डिस्काउंट जो शेयर है ना, वो डिस्काउंट किस केस में किया जाएगा, स्वेट इक्विटी और रीशू और फॉरफीचर, जब किया जाता है ना, जो फॉरफीचर शेयर को रीशू किया जाता है ना, यानी जो जब्त किया हुआ माल है ना उसको दोबारा बेचा जाता है ना, तो उसे बोलते हैं रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, राइट। तो और तभी हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं। और स्वेट इक्विटी कौन से होते हैं बेटा, जो बहुत समय से हमारे पास काम कर रहे हैं ना बंदे, उनको ना हम लोग मतलब ऑफर करते हैं कि प्लीज आप शेयर खरीद लो डिस्काउंट में, राइट। मतलब स्वेट मतलब पसीना, जिन बंदों ने हमारी जो कंपनी में पसीना बहाया है ना, उनको हम लोग क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं अपने शेयर को परचेज करने के लिए, राइट। उसी को ही हम डिस्काउंट देते हैं, बाकी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, अगर अदर देन कैश शेयर इशू हो रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। मिनिमम डिस्काउंट ऑफ रीइशू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट का, ठीक है। पेड अप वैल्यू ऑफ रीइशू माइनस अमाउंट फॉरफिटेड, यानी जो पेड अप वैल्यू है ना जो रीइशू की, वो और माइनस अमाउंट फॉरफिटेड। एग्जांपल से समझ आ जाएगा। इफ अ शेयर ऑफ 50 on which 30 paid is forfeited, it can be reissued minimum price। कहता है अगर 50 रुपए का शेयर था और 30 पेड हो गया, ठीक है, यानी 30 मिल गए हमें, तो जब हमने फॉरफिट किया तो 30 रुपए थे हमारे पास, ठीक है, तो उसको रीइशू कितने पे किया जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 50 माइनस 30 यानी 20 रुपए कम से कम हमें करना पड़ेगा इशू, राइट। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पे ना मैंने आप लोगों का 2 वीडियोस में ना ये सोर्सेज वाला मैंने आप लोगों के उसमें डाल रखा है यूट्यूब पे, आप देखो बेटा। अब ना मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ना आप लोगों को ना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है, राइट। मतलब जो मैं बोलूँ आप लोगों को, ये वाला जो आपका जो मैराथन वीडियो है ना, जो आप लोगों के फर्स्ट पोर्शन में जो फर्स्ट मैराथन थी उसमें जो टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे ना, वो मैंने आप लोगों को इजीली करवा दिया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, जो कवर हो गए हैं अकाउंट्स के टॉपिक, यानी पार्ट ए और पार्ट बी आप आराम से जा सकते हैं। अगर मेरी इस वीडियो को ना अभी भी 1-2 बार देख जाओगे ना, भाई सच बता रही हूँ, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आप लोग ना, पता है बेटा, पेपर कब क्लियर नहीं होता है, जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और याद कुछ भी नहीं रहता है हम लोगों का। हमें सटीक पढ़ना है, एक चीज को बार बार पढ़ना है। कई बार जो हमारा क्वेश्चन होते हैं ना, हमें आते होते हैं, हमें लगेगा जब पेपर देते हुए ये भी आता था ये भी आता था, लेकिन देखेंगे ना आधे से ज्यादा गलत कर रहे होते हैं क्योंकि लैक ऑफ रिविजन्स की वजह से। तो मैं तो अब आप लोगों को बेटा, मैं सही बता रही हूँ, आप लोगों को वो चीज नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद ने नहीं करी। मैंने ना मैं लाइफ में कोई जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाले हैं ना, वो इसी वजह से निकाले हैं कि मैंने बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ा और उसको बार बार पढ़ा है, बार बार रिविजन करा है, ठीक है। यूजीसी नेट हो गया, आपका एस्टेट हो गया, DSSB हो गया, कोई भी एग्जाम, इन सब का एक ही फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा ना पढ़ो। पता है आजकल ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, आप लोगों को मैटर इतना मिल जाता है कि आप लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा कंटेंट सही है, और आप लोग ना सबकी बातें सुनने लगते हो कि ना ये भी सही है, ये भी सही है। कंटेंट आप देखना अपने फोन में कितनी PDFs होंगी, लेकिन रिलेवेंट
छांट ही नहीं पाते आप लोग। तो इसलिए बोल रही हूँ लाइफ में गाइडर होना बहुत जरूरी है। मेरा भी एक गाइडर है, मेरे भी गाइडर है, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और मैं अपनी वीडियोस मतलब मैं आज अपना पूरी जो लाइफ यहाँ तक लेकर आई हूँ, और ये जो जर्नी है ऑनलाइन जर्नी, मैंने उन्हीं की प्रेरणा के माध्यम से ये स्टार्ट किया है। मेरे टीचर, माय गाइडर बहुत अच्छे हैं वो। और मतलब हर मेरे हिसाब से हर बंदे का एक गाइडर होना चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई गाइडर है तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हीं की बातें सुने हमेशा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक कोई गाइडर नहीं बनाया है तो, और अगर आप लोग मुझे सही समझते हैं तो यू कैन, है ना। और मैं विश्वास करो मेरे बच्चों, कभी भी ना आप लोगों को गलत राह नहीं दिखाऊंगी। आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताऊंगी, मतलब जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। भटक रहे हैं तो मत भटको प्लीज, फ्री की चीजें लेना बंद करो। नो बोलोगे तभी फोन की गैलरी खाली होगी और आपका दिमाग भरा। लेकिन अगर नो बोलना नहीं सीखोगे ना, पूरा सबकी फ्री वाली चीजें, देखो मैं ये नहीं कहती, कई बार क्या होता है वेलफेयर भी मतलब ठीक है लोग करते हैं, लेकिन आज के टाइम ना फ्री का ज्ञान बहुत ज्यादा बट रहा होता है। आप व्हाट्सएप पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, आप इंस्टा पे देख लो, इतने सोशल मीडिया अकाउंट हो गए ना, रियल में लोग वो ज्ञान दे रहे होते हैं, उनके पास खुद ही नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी ऐसे लोगों से दूर रहें, पॉजिटिविटी अपने बना के रखें अपने आसपास। खुद खुश रहेंगे तब दूसरों को रख पाएंगे। ठीक है, पहले खुद खुश रहना सीखे, अपने गोल की तरफ आगे बढ़े, अपना गोल अचीव कर लेंगे, आप खुद खुश रहेंगे। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मतलब कोशिश करूंगी कि आप लोगों का मुझसे जुड़ के बहुत मतलब एक एज अ प्रोफेशनल बेनिफिट ही हो कि आप लोग क्वालिफाई कर सके एग्जाम्स को। राइट, चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा PYQ करवा देती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बने रहे। और जो मेरे बैच वाले स्टूडेंट है ना, उनको एक बार PYQ की वीडियो चाहिए थी तो उनके लिए भी हो जाएगा। राइट, तो PYQ करें एक बार। आप लोग भी पानी पी लीजिए और मैं भी पी लेती हूँ। आप लोग तो रिकॉर्ड फॉर्म में देखोगे, आप लोग तो खाना खाते भी देख सकते हो। देखो PYQ करा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो बेटा, मैंने 2021 से शुरू किया है ये पेपर, है ना। 2021 का है ये पेपर। 22 का मैंने बच्चों को मैसेज किया, अवेलेबल नहीं हो पाया, पर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक पड़ी हुई थी, उन्हीं ने ही मतलब उस बच्चे ने ही मेरे को ये फोटो सेंड करी है। राइट, थैंक यू। सबसे पहले उस स्टूडेंट को थैंक यू बोलो। ठीक है, सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय। बेटा सॉरी, मैंने ना इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना इंक्लूड नहीं करा आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, कोई भी एक पर्टिकुलर या तो कोई वीडियो देख लेना या फिर उसे पढ़ लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को छोड़ के मत जाना, क्वेश्चन आएगा उससे। राइट, फिर मैं एक बार करवा देती हूँ। देखो, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो सेंट्रल की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है ना, 3 तरीके की काउंसिल होती है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रली है कोई काउंसिल तो उसको कौन हेड करेगा? ऑब्वियसली दिमाग लगाओ भाई, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, सेंट्रल की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो बंदा होगा वही इंचार्ज ही वो करेगा। राइट, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। अब है, आप देखो फॉर्मल जज तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, आंसर तो वैसे ही कट कर दोगे आप लोग। ठीक है, और सेक्रेटरी भी नहीं करेगा और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करेगा, तो आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। मैंने टिक इसलिए किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे है ना मतलब वीडियोस को सुनेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे आंसर्स को, और इसमें से रिपीट के बहुत चांसेस है, इसलिए करवा रही हूँ आप लोगों को। राइट, द स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर। राइट, कहता है कि ऐसा कौन सा स्टेप है जो सेलिंग प्रोसेस का पहला है और इसके बाद ही आइडेंटिफाई कर पाता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उसको, तो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, फिर है विच अमंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूजेस ऑफ फंड। यूजेस ऑफ फंड का मतलब क्या हो रहा होता है बेटा, मतलब कहीं ना कहीं कैश का लेन देन हो रहा है। राइट, बच्चों को पता नहीं होता। देखो ये फंड फ्लो से ये क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोगों के शायद सिलेबस में नहीं दिया हुआ है फंड फ्लो, पर ये क्वेश्चन आने के स्टिल चांसेस है कि यूजेस ऑफ फंड मतलब कि पैसों का लेन देन। अब देखो ऑपरेटिंग लॉसेस, पैसों का लेन देन हो रहा है, ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं कैश गया आप लोगों का, डूब गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स, आपने पेमेंट करी है तो कैश गया। नॉन ट्रेड पेमेंट्स, अगर नॉन ट्रेड मतलब व्यापार से बाहर की पेमेंट्स है वो भी कैश गया होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स, शेयर्स देके परचेज करिए फिक्स एसेट, तो कैश का लेन देन नहीं हुआ ना, तो इसका आंसर ये हो गया।
राइट। ऐसे मैं समझा पा रही हूँ इस आप लोगों को, तभी मैंने PYQ करवाया, वरना आंसर्स तो आप भी देख सकते थे। देखो फिर है आप लोगों का द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। जो कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत महंगाई ना बहुत मंदाई, यानी ना बहुत मंदी, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन, राइट। ना तो बहुत ज्यादा महंगी चीजें और ना बहुत ज्यादा सस्ती, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना इन फ्यूचर, वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आप लोगों का पहले कोई सिलेबस डिसाइड नहीं था, सिलेबस डिसाइड है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है, नहीं पूछे जाएंगे आई होप, बट एस्टेट का कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि HSSC करवाता है ना इसका पेपर, तो कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए रिपीटेडली ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए करके जाना है एक बारी, ठीक है। तो अब से पूछा जाए ना इन्फ्लेशन बुरी है या डिफ्लेशन, तो आप बताओ क्या आंसर दोगे। डिफ्लेशन ज्यादा बुरी है, इन्फ्लेशन अच्छी मानी जाती है, राइट। पैसा होना ज्यादा अच्छी बात है ना, कति मतलब बिल्कुल गरीब होने से अच्छा है, राइट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, कोस्टिंग से रिलेटेड है, बट कोस्टिंग काट दिया आप लोगों का, कोस्टिंग नहीं है तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। एडजस्टिंग प्राइस कंटिन्यूसली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर सिचुएशन, राइट। कि भाई जो चेंज होती रहती है प्राइस अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स और सिचुएशंस के, तो डायनामिक जो चेंज होती रहे वो डायनामिक, जहाँ चेंज का ना आ जाए और नीचे डायनामिक है तो डायनामिक पे जाओ आप लोग, ठीक है। अब देखो वेज रेट रोमान प्लान, ये कोस्टिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा अब, ठीक है। फिर भी ना ये जो रोमान प्लान है ना, ये इसका मतलब क्या है, मतलब ये कैसे आया फिर भी बता देती हूँ एक बारी। देखो ये ना एक तरह का रोमान प्लान कौन सा होता है, वैसे ना मेरे हिसाब से तो बेटा नहीं आना चाहिए, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन काट दिया है, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। सोल्वेंसी मैंने बताया ना अभी, सोल्वेंसी रेशो में अभी पीछे करा है ना, देखो हमने सोल्वेंसी रेशो में अभी करके आया ना, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। नहीं ये तो रेशो ही है ना। सोल्वेंसी रेशो में देखो ये प्रोप्राइटरी रेशो है आपका, समझ आया। ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन। देखो अब आपका ये क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये रहा 98। देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। तो EPS अर्निंग पर शेयर कौन सा था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो था। प्रोफिशिएंसी सॉरी प्रोप्राइटरी रेशो कौन सा था, सोल्वेंसी, तो सोल्वेंसी का आंसर यही हो गया। GP कौन सा था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और कैपिटल टर्नओवर कौन सा था, एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशो। ऐसे हो गया ना। देखो अब ऐसा है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन उसका है इकोनॉमिक्स का, स्टिल कर लो एक बारी। पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, गुड्स एंड कैटेगरीज, फैमिली इनकम राइजेस, द लॉ ऑफ नॉन इज, यानी इनकम की बात करी गई है, एंजल लॉज, ठीक है। फिर है अगर जब टैक्स से रिलेटेड कोई टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू से रिलेटेड कौन सा कर्व बताया है, लाफर कर्व बताता है, ठीक है, याद रखना टैक्स से रिलेटेड लाफर कर्व, ठीक है। फिर है आपका अ सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इकोनॉमिक लॉस, एक का गेन दूसरे का लॉस, तो क्या होगा, जीरो सम गेम, याद है, मतलब समझ आया। एक कंट्री का गेन है दूसरी कंट्री का लॉस है, तो कौन सा क्या कहलाएगी वो टर्म, जीरो सम गेम, ठीक है। नेक्स्ट FSND, इसमें F का क्या मतलब है, फास्ट, ठीक है। F का क्या मतलब है, फास्ट स्लो नॉर्मल डोरमेंट, इसका मतलब है फास्ट स्लो नॉर्मल डोरमेंट, ठीक है। ये एक बार देख लेना आप लोग भी इस टर्म को, FSND टर्म का फुल फॉर्म, ये आपका उसका क्वेश्चन है मार्केटिंग का, राइट। फिर है आप लोगों का द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, भाई मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, मतलब अब मैंने तो मिनिमम बताया था, ये मैक्सिमम पूछ लिया। फुल इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर, भाई मैंने क्या बताया था कि हमने 1 लाख का इश्यू किया, ठीक है, फिर उतने, अच्छा वो तो मैं उसकी बात कर रही हूँ सब्सक्रिप्शन की, शेयर एप्लीकेशन यानी जितने एप्लीकेशन मनी है ना वो सारे के सारे हम एक साथ मंगा सकते हैं, तो फुल इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर, राइट। फिर है सॉरी एक्स अ माइनर रिप्रेजेंटेटिंग दैट ही इज अ मेजर इंड्यूस to induce y to enter into a contact x is, कह रहा है x माइनर है, क्या वो कॉन्टेक्ट में आ सकता है, तो नोट नहीं आ सकता, मैंने बताया माइनर नहीं बन सकता, उसमें नहीं आ सकता। अब ये देखो
ये भी आप लोगों का कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कॉस्टिंग नहीं है आप लोगों के उसमें। अब देखो, एसोसिएशन क्लोज ऑफ अ कंपनी हैज साइंड बाय, एसोसिएशन ऑफ क्लोज है ना, पब्लिक कंपनी की साइन बाय करी जाएगी 7% से। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को NORCLA से क्लोजेस बताए भी हैं, याद भी करवाए हैं कंपनी के। NORCLA 6 क्लोजेस होते हैं, ठीक है। N फॉर नेम क्लोज, O फॉर ऑब्जेक्ट क्लोज, R फॉर बताओ रजिस्ट्रेशन क्लोज, C फॉर कैपिटल क्लोज, L फॉर लाइबिलिटी, A फॉर एसोसिएशन क्लोज, ठीक है। अब कह रहा है एसोसिएशन क्लोज में जो पब्लिक कंपनी होती है उस पर कितने पर्सन्स के साइन होंगे, तो 7 के। अगर यहाँ पूछा जाए प्राइवेट कंपनी के तो दो बंदर के, 2 पर्सन्स के, राइट। अब नेक्स्ट है, अ बजट इज एन एस्टिमेट फॉर फ्यूचर ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस, कि एक तरह से बजट पे बात की गई है, तो जॉर्ज आर टेरी, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर्स प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, कि भाई जब हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, एक दूसरे एम्प्लॉय आपस में जो असेसमेंट करते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस को, उसे क्या बोलते हैं, तो पीयर इवेल्युएशन। कि एक दूसरे, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूं तो मेरा दूसरा कलीग की मेरी जो परफॉर्मेंस है उसका इवेल्युएशन कर रहा है, उसे बोलेंगे पीयर इवेल्युएशन, राइट। अब जो स्टेजेस होती है ना, ये स्टेजेस है ना आप लोगों की, द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। बेटा सबसे पहले ना जो वो होती है ना स्टेजेस, वो क्या होती है, इसकी भी निमोनिक था, भूल गई शायद मैं अभी, ठीक है। NPA स्टोरमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग, स्टोरिंग, नॉर्मिंग, हाँ इसका है SNPA, ठीक है। इसकी जो ट्रिक्स थी ना वो थी SNPA, राइट। अगर मैं कर पाऊं ये वाली, नहीं हो रहा बेटा, सॉरी। देखो कोई बात नहीं, आप खुद से कर लेना, मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। SNPA इस वाले की, इस वाले क्वेश्चन की, ये है ना आपका ये वाला, ठीक है, 111, ठीक है। SNPA, राइट। SNPA इसकी ट्रिक है जो ये वाला है, S फॉर स्ट्रोमिंग, N फॉर नॉर्मिंग, P फॉर परफॉर्मिंग, ठीक है, NPA एडजॉर्मिंग, यानी SNPA, ठीक है, SNPA, ठीक है, याद रखना SNPA, SN का PA, राइट। कौन सा, स्टोरमिंग, नॉर्मिंग, ठीक है, परफॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग, ठीक है। स्टोरमिंग जब कोई बंदा एक मतलब एक उसमें आता है ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो वो बड़ा ऐसा बिहेव करता है, आपस में अच्छे रिलेशन नहीं होते, जमने की कोशिश कर रहा होता है। फिर नॉर्मिंग, फिर नॉर्मल हो जाता है, लोगों को जानने लगता है। परफॉर्मिंग, फिर वो सारे मिलके काम करने लगते हैं, परफॉर्म करने लगते हैं। एडजॉइनिंग, फिर वो अलग हो जाते हैं, राइट। स्टोरमिंग, देखो स्टोरमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग, ठीक है। स्टोरमिंग जब पर्सन एक कंपनी में आए और एक दूसरे से वियर्ड बिहेव करते हैं, कैसे है, कैसा कल्चर है, मतलब ऐसे करते हैं ना स्टार्टिंग में, नई फैमिली में भी जाते हैं तो, है ना, जब जो मायका छोड़ के ससुराल की तरफ आए तो हम लोग क्या करते हैं, अरे इनके तो अलग हैबिट है, हमारे घर में तो ऐसा होता था, राइट। ऐसे ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते तो ऐसे ही होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगता, अरे मेरे वहां तो ये होता था, ठीक है। फिर नॉर्मिंग हो जाता है, फिर उन पर्सन को जानने समझने लगते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं। फिर परफॉर्मिंग, उनके साथ जम के काम करने लगते हैं, परफॉर्म करने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है कि हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जाना होता है, एडजॉइनिंग, ठीक है, राइट। आई होप याद हो गया होगा और मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। फिर है आप लोगों को द फर्म डेट सर्व स्मॉल सेगमेंट डेट द अदर फर्म्स इज एन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर। जब हम लोग स्मॉल सेगमेंट में देखते हैं ना, एक बात याद रखना, जो मार्केट निश्चयचर है ना वो एक स्मॉल सेगमेंट की बात करता है, एक स्मॉल सेगमेंट पे बात कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन है ना बच्चे यहाँ स्मॉल सेगमेंट देख के मार्केट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, नहीं बेटा, मार्केट सेगमेंट अलग चीज होती है। निश्चय मतलब जब एक तरह का एक इंडस्ट्री या फिर एक कोई फर्म अपने मतलब एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान दे, एक स्मॉल सेगमेंट पे ध्यान दे, उसी पे चीजें बनाए, उसे ही बोलते हैं, राइट। फिर है आप लोगों का, मैं इसमें ना न्यूमेरिकल नहीं ले रही हूँ, न्यूमेरिकल के आंसर मैंने टिक लगाए हुए हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मतलब वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी है डिसीजन मेकिंग की? ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब ना ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरह का वो होता है कि भाई एक डब्बा रख दिया गया, जैसे मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे वो होते हैं कि ना किसी एक पर्टिकुलर मतलब डिसीजन को लेने में ना जो हायर अथॉरिटी है ना उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेंगे,
एम्प्लॉयज के पास जाएंगे और कहेंगे कि ना प्लीज आप लोग ना इस मैटर पे अपने अपने आइडियाज दीजिए। तो बहुत छोटे लोग होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स में काफी फर्क होता है। तो एम्प्लॉयज कहते हैं जी हम अपने अपने ना आइडियाज इसमें स्लिप में लिखकर और इस बॉक्स में डाल देते हैं, या फिर वो एम्प्लॉयर ही खुद कह देते हैं आप लोग ना एक पर्टिकुलर डब्बे में अपने आइडियाज लिख के डाल दो, उस पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने आइडियाज ना उस पर बिना नाम लिख के डाल देते हैं डब्बे में, ठीक है। उस आइडियाज को देखने के लिए वो जो एम्प्लॉयज है, वो एम्प्लॉयर है, वो पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ब्रेन स्ट्रोमिंग, सबका दिमाग पढ़ लिया, मतलब समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर के लिए आइडिया, तो उसे बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो एक क्वालिटेटिव मेथड हुआ, क्वांटिटेटिव तो नहीं हुआ ना भाई, मैथमेटिकल कुछ भी नहीं हुआ ना। यहाँ तो डिल्पी टेक्निक क्या होती है, डिल्पी टेक्निक भी एक क्वालिटी की बात करती है कि भाई मतलब एक तरह से किसी बंदे से हम लोग सलाह ले रहे हैं, ठीक है, एक तरह से वो हो गया, ठीक है। डिसीजन ट्री क्या होता है बेटा, कि भाई एक था एक एक्स पर्सन ने कमाए पैसे उससे 200 रुपए, दूसरे ने कमाए 800 रुपए, तीसरे ने कमाए ये इतना, मतलब टर्नओवर की बात करता है। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है, एक तरह से ये लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव माना गया है, राइट। और मैपिंग क्या होता है, वो भी क्वालिटेटिव होता है। तो जो क्वांटिटेटिव पूछा गया तो अपना डिसीजन ट्री आंसर हो जाएगा। फर्म्स हुज फ्यूचर अर्निंग आर लाइकली टू विदस्टैंड एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो डिफेंसिव कंपनी, यानी जो फर्म फ्यूचर अर्निंग क्या है वो, यानी मतलब एक तरह से फ्यूचर अर्निंग के लिए वो थोड़ा मतलब एक तरह से बोल दूं कि भाई मतलब इकोनॉमिक डाउनवर्ड हो रहा है, डाउन टर्न हो रहा है उसका, तो उसे डिफेंसिव कंपनी बोलेंगे, राइट। मैं इसको ना एग्जांपल ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिक टर्म है ना, ऐसे नहीं मतलब पूछे तो ज्यादा कंपनी है। आ सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, जब एक सिटीजन किसी एक कंट्री का सिटीजन दूसरी कंट्री में काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्राइट। जैसे आप लोग बोलते हैं ना एक कंट्री से खरीद के दूसरी में बेच दिया, उसको क्या बोलते थे, एक्सट्रीपोर्ट, है ना। तो उसी से ही निकाल लिया एक्स्ट्राप्रेट, ठीक है। फिर है द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये देखो कोस्टिंग का ही है ये भी, द नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये कोस्टिंग का है, ये नहीं आएंगे अब। द एरर एरर का कर जाओ एक बार। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, दो तरह की एरर होती है, एक टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कौन सी होती है बेटा, एक गलत बंदा है उसको सही मान लिया, तो ये टाइप 1 एरर हुई, ठीक है भाई। एक गलत बंदा है, मतलब वो गलत करता है सब कुछ और हमने उसको सही मान लिया, तो ये टाइप 1 एरर हुई। अब कोई दूसरा सही बंदा है उसको गलत मान लिया, ये टाइप 2 एरर हुई, ठीक है। कोई गलत है उसको सही मान लिया हमने, वो टाइप 1 एरर है। कोई सही है बेचारा पर उसको हमने गलत मान लिया, टाइप 2 एरर है, राइट। अब देखो जब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स की और एक्टिविटीज की तो उसके बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आजकल ना एक वो भी आई थी वेब सीरीज में भी, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे कुछ करके, कि भाई वो ह्यूमन की माइंड की स्टडी करता है, ठीक है। फिर है मैस्लो की नीड्स, जरूर पढ़ के जाना, आप लोगों को याद भी होगी वैसे तो, ठीक है। जो दोज नीड्स डेटा सेटिस्फाइड एक्सटर्नली, जो बाहर से सेटिस्फाई की जाती है उसे बोलते हैं लोअर ऑर्डर नीड्स। भाई देखो मेरी नीड है कि ना मेरे को भूख लगी है, तो बाहर से खाना आ सकता है, बाहर के लोग मतलब मेरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगा है कि मेरे को ना मतलब गॉड से मिलना है, मतलब मेरी अंतरात्मा ये मांगती है कि मतलब इस टाइप की बातें, तो वो मेरी इनर सोल हो गई ना, वो जो मेरी नीड है वो मैं खुद पूरी कर सकती हूँ भगवान में लीन होके, भगवान की पूजा करके, अच्छे काम करके। लेकिन जो लोअर नीड है ना वो बाहर से भी पूरी की जा सकती है। मान लो, चलो ऐसे में मान लो जो लोअर नीड्स है ना, मान लो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, तो ये शायद मेरे को मेरे मतलब पापा मम्मी और मेरे हस्बैंड है ना और उनकी फैमिली मुझे प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं चांद पे जाऊँ, मैं एस्ट्रोलॉजर बनूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं ना एक अच्छी मतलब लेक्चर हूँ। तो आप लोग जैसे मान लो भाई आपकी जो बेसिक नीड है ना वो आपकी फैमिली प्रोवाइड करवा रही है, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन। लेकिन आप चाहते हो कि आप लेक्चरर बनो या फिर आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, मैम की तरह टीचर बनो, तो आप लोगों को ये खुद के लिए, यानी वो साथ नहीं देंगे, वो कब तक देंगे, वो नहीं देंगे। वो एक दिन बोलेंगे भाई तू जाने और हम जाने, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सबको क्या लगता है कि उनका काम टाइम पे हो, राइट। तो वो कहेंगे नहीं जी अब नहीं कर सकते हम। तो यानी अपनी जो हायर लेवल की नीड है ना वो खुद ही पूरी करनी पड़ती है, लेकिन एक्सटर्नली जो पूरी हो जाए वो लोअर नीड्स होती है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। मार्केटिंग मायोपिया, देखो अब है ना आंसर से ऊपर की तरफ जाओ। मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स
एक तरह से जो मिस्टेक होती है ना कि अटेंशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे अटेंशन पे करना, किसी अदर प्रोडक्ट्स की बजाय अटेंशन पे करना किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मायोपिया। पीएलसी याद रखनी है, पहले इंट्रोडक्शन आती है, फिर क्या आती है, ग्रोथ आती है, फिर मैच्योरिटी आती है, देन डिक्लाइन, राइट। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट, देखो मार्केटिंग से क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज आप लोग इसको अवॉइड ना करें, राइट। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज, कि ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खोल देना बाहर जितना पॉसिबल हो सके, उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं भाई, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस से और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विच विल कोज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, कि ऐसी कौन सी एरर है कि ट्रायल बैलेंस को बताए कि ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस है, ठीक है। तो ये सारी एरर बता रही है, जैसे सेल्स बुक इज अंडरकास्ट, सेल बुक कम आ रही है 50 रुपए से, तो पता चल गया ना, एरर पता चलेगी। 550 रुपए से सेल रिटर्न क्या है, सेल रिटर्न बुक है ना, और सेल रिटर्न बुक को करना था लेकिन परचेज रिटर्न बुक को कर दिया, तो पता चल जाएगा, राइट, ऐसे। फिर है उसके बाद नोट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, ये करवाया बेटा, हेनरी फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो डिवीजन ऑफ वर्क है, करवाया आप लोगों को, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैंने बताया था ना भाई, एक है, एक प्लान और एक हेड के पीछे जाना है, प्लान की तरफ जाना है, तो क्या डायरेक्शन थी, और एक बार में एक कमांड होगी, तो कौन सा था वो बताओ, कमांड वाला, यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं था, यहाँ कमांड था, यूनिटी ऑफ, ठीक है। तो नोट वाले में ये आंसर आ जाएगा। मैंने बोला था आप लोगों को न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनसे क्वेश्चन आएगा, तो ये आ रखा, सोल्व कर लेना इसको एक बारी। फिर ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगी आपकी। फिर है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल एक्सेप्टेड डेबिट, जब रिटायरमेंट होता है बिल का तो एक्सेप्टर क्या होता है, डेबिट, किससे, जब रिटायरमेंट हो गया भाई तो एक्सेप्टर किससे हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट से, ठीक है। फिर है आप प्रोमिस टू पे द एक्सेप्टिंग पार्टिंग एट सम फ्यूचर डेट, कि हम जब प्रोमिस करते हैं ना कि सम फ्यूचर डेट को हम पेमेंट कर देंगे, तो क्या मांग रहे हैं भाई, टाइम मांग रहे हैं ना, कि भाई हम फ्यूचर डेट को आपको पेमेंट कर देंगे, तो प्रोमिस नोट मत बोलना, इसको क्या बोलेंगे, टाइम ड्राफ्ट, राइट। फिर है बेटा आप लोगों का जब एन अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक, कोई अनऑथोराइज्ड और इलीगल स्ट्राइक हो रही है तो उसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक, जंगली बिल्ली स्ट्राइक, राइट। जब कोई भी इलीगल स्ट्राइक कर दी किसी ने भी, भाई लीगली नहीं हो रही पर इलीगल हो रही है, मार्केट मचा दिया, ये सब कर दिया, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक, राइट। in reaching jobs by giving employees more opportunity to plan and control their work, जब हम किसी बंदे को उसको बहुत ज्यादा काम दे देते हैं, मतलब प्रमोट कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, और उसको उसकी सैलरी में भी हाइक कर देते हैं, उस टर्म को बोलते हैं इनरिचमेंट, यानी उसको अमीर कर दिया, इनरिचमेंट, राइट। मैं तो ना आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे याद हो जाएगा आप लोगों को इजीली, कि जब हम उसको अपॉर्चुनिटीज और दे दी है ना, काम दे दिया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इनरिचमेंट। लेकिन अगर किसी बंदे को काम दे दिया बट उसकी ना जो मतलब जो करंट पोजीशन है उसे हाइक नहीं दी, तो उसे बोलेंगे इनलार्जमेंट, यानी काम तो बढ़ा दिया लेकिन कुछ मतलब पैसे नहीं दिए उसके बदले में, मतलब उसकी पैसे वैसे सैलरी वैलरी कुछ नहीं बढ़ाई, तो उसे बोलेंगे इनलार्जमेंट, यानी लार्ज तो कर दिया बट पैसे नहीं दिए। इनरिचमेंट यानी अमीर कर दिया, उसको पैसे भी दे दिए, यानी हाइक दे दी, उसको प्रमोशन दे दी, राइट। फिर है आपका ये बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ए फाइनेंशियल प्रोडक्शन प्लान ऑफ एग्जीक्यूटिव इन केस दे आर सर्व्ड फॉर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल प्रोडक्शन दे दी उन बंदों को जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या फिर अच्छा काम किया है, उन बंदों को किसने दे दी, ऑर्गेनाइजेशन ने, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी यानी फाइनेंशियल प्रोडक्शन दे दिया, उसको बोलेंगे गोल्डन पैरासूट, ठीक है। एक गोल्ड का पैरासूट दे दिया उन पर्सन्स को जिन्होंने हमारे यहाँ काम किया है, तो उनको ये बोल दिया भाई तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मतलब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे दिया, ठीक है। फिर है कंटीजेंसी, किसने दी, कंटीजेंसी थ्योरी ही का मतलब ही होता है बेटा, 1 मिनट आप लोग थोड़ा ना वेट करना। हेलो, हाँ जी, नमस्ते बेटा। अच्छा बेटा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, है ना, मैं क्लास ले रही थी अभी।
हाँ देखो, ये ना कंटीजेंसी थ्योरी है आप लोगों की, ये किसने दिया? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ओके, कंटीजेंसी थ्योरी मतलब, कंटीजेंसी का मतलब ही, कंटीजेंसी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सिचुएशनल, मतलब सिचुएशन वेरी करती है, राइट? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, राइट? फिर ये आप लोगों का इकोनॉमी का है तो नहीं आएगा आप लोगों का, इसलिए नहीं कर पा रही मोनोपोली, ये भी सिंगल लूप नहीं आएगा। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और ये भी इकोनॉमिक्स का बेटा नहीं आएगा। सेंट्रल आप लोगों का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आप लोगों को पता है, और अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट ये मैंने करवाया है, सीपी, राइट? फिर उसके बाद है बिग, नोट अ बिग फाइव फैक्टर मॉडल, कौन सा नहीं है? सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है? रिटेलर्स डेट बाइज लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस, उसे बोलेंगे ऑफ प्राइस रिटेलर्स, ठीक है? सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट, अगर कोई बंदा सिस्टमेटिक सर्च कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, आइडिया जनरेशन। एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मैंने कल भी करवाया था आप लोगों को ये टेक्निकल स्किल्स। देखो मोस्टली जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं PYQs को कवर कर चुकी हूँ आप लोगों पे, मैं मतलब साथ साथ में ही, ठीक है? A business buying situation in which buyer wants to modify products स्पेशलाइजेशन प्राइजेस टर्म्स, और मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफाई, रिव्यू, रीबाय, सॉरी। फिर उसके बाद है परसीव्ड फेयरनेस ऑफ अमाउंट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है? ये याद रखना थोड़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं तो उसको काइजन बोलते हैं, ये भी कॉस्टिंग का है। अ करेंसी डेट प्लेज सेंट्रल रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऐसी करेंसी जो मतलब फॉरेन मार्केट में अच्छा रोल प्ले कर रही है, वर्टिकल करेंसी बोलते हैं। फिर अगर जो एम्प्लॉयज है वो फ्री है ज्वाइन करने के, किसी यूनियन में ज्वाइन कर सकते हैं, उसे ओपन शॉप बोल सकते हैं। ट्रेंड, अगर कोई ट्रेंड बता रहा है किसी चीज को, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस कांस्टेंट रेट, तो उसे बोलेंगे लीनियर ट्रेंड, राइट? ये आई होप समझ आया है, बहुत इजी है बेटा, बहुत हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी भी आएगा, ये क्वेश्चन याद रखना। एक बिल है जो ड्रॉ किया गया 25 अक्टूबर को, 90 डेज बाद रिन्यू होगा। 90 डेज मतलब 3 मंथ्स, 90 डेज याद रखना, राइट? 90 डेज ना, तो 90 डेज इसमें ऐड करके फिर ये आएगा आप लोगों का। आई थिंक आंसर आएगा 26 जनवरी, मतलब जो जब 90 डेज काउंट करोगे 25 अक्टूबर से, और 25 अक्टूबर से 90 डेज काउंट करोगे तो 26 जनवरी आएगा। लेकिन अगर 26 जनवरी को छुट्टी है, पहले से पता है, ठीक है, प्लान हॉलीडे है, तो उससे पहले दिन वो काम हो जाएगा, राइट? अगर हमें मान लो मुझे कुछ काम करना है ना, मैं बोलूँ बेटा मैं आपसे ना ये परचेज कर लूंगी ये उस दिन 26 जनवरी को, तो सबको पता है कि प्लान हॉलीडे है, मतलब सबको पता है 26 जनवरी की छुट्टी होती है, तो मैं क्या कहूँगी, चलो ठीक है मैं 25 जनवरी को ले लूंगी, राइट? मतलब प्लान हॉलीडे है तो एक दिन पहले हो जाएगा, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद, राइट? इमरजेंसी हॉलीडे 26 जनवरी को, मान लो 3 अक्टूबर को लेना है, 3 अक्टूबर को छुट्टी नहीं होती, पता नहीं है, पर मेरे घर में कुछ हो गया या इमरजेंसी आ गई तो मैं 4 को लूंगी, राइट? इमरजेंसी है तो एक दिन बाद, और प्लान है तो पहले, राइट? फिर है ये ट्रू, मतलब ट्रू बताना है। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू नॉन लाइबिलिटी, बस यहाँ से नॉन लाइबिलिटी, मैंने बताया था ना नॉन लाइबिलिटी है बट पैसे सर्टेन नहीं है, तो नॉन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन, तो ट्रू ही देखना था आपको, ठीक है? ये ट्रू सही है। अब ड्यू टू नॉन लाइबिलिटी, नॉन लाइबिलिटी रिजर्व में नहीं होती, रिजर्व में क्या करते हैं भाई, फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रहे हैं, पता नहीं क्या आ जाए, तो नॉन तो नहीं है ना, तो यहाँ अननोन आना था, राइट? ठीक है, यहाँ अननोन आता तो ये सही होता, लेकिन अननोन नहीं है, नोन है, तो ये गलत हो गया, राइट? सीक्रेट रिजर्व सेपरेट बैलेंस शीट में दिखाया जाता, नहीं दिखाया जाता भाई, सीक्रेट रिजर्व नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखाया जाता तभी तो वो सीक्रेट है, ठीक है? चलो फिर देखो, ये क्वेश्चन आ रखा है, मैंने आपको बताया वहीं पे जहाँ ये क्वेश्चन करवाया, मतलब ये टॉपिक करवाया कि जब यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर चार्जेस टुगेदर, तो बच्चे करेंगे एसएलएम नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, और ये WDV को ही बोलते हैं, राइट? वही चीज मैंने आपको करवाई थी। ट्रेडमार्क क्या है, इंटेंजिबल, करवाया था आपको। कंपनी कैन इशू ऑल टाइप्स ऑफ, जीरो कूपन भी इशू कर सकते हैं, पार्शली कन्वर्टेबल भी हो, सिक्योर्ड भी, ये भी करवाया हुआ है। पैटी कैश बुक मेंटेन अकॉर्डिंग टू पेट एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ये भी करवाया है भाई। सीक्रेट रिजर्व कौन कौन से होते हैं, एसेट्स को कम दिखाना, लाइबिलिटीज को ज्यादा। अब अज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी भाई
पूरे साल का खर्चा दिखा दिया 1 महीने का ही, तो ये ज्यादा खर्चा दिखा दिया ना, तो पहला ऑप्शन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, ये भी हो गया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ गया। खर्चा ज्यादा दिखाना है, एसेट्स को कम दिखाना। ये बेटा अगर आपने ना मेरी वीडियोस को ध्यान से पढ़ा है ना, ध्यान से किया है, तो मैंने पूरा एक पेपर करवा दिया है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ना ये मतलब समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है। मैंने एक आइडिया दिया है, देखो आप लोग ना, मैंने जितने भी बच्चे हैं ना सबको PYQ के लिए एक बार वो करवा दिया है पूरा, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को इस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज़ें समझाने की है ना वो मैंने आप लोगों को समझा दी है, ठीक है। और फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे वीडियो को लंबा करने का। मैंने बता दिया है कि कैसे, जो मैंने आप लोगों को ना कंटेंट में करवाया ना, यूं की यूं आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने इस कंटेंट से देख भी लिया होगा, इस PYQ से, जो भी मैंने मतलब 2 PYQ करवाए हैं आप लोगों को, इससे दूसरा पूरा नहीं करवाया, थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं, आप लोग खुद से कर लो। और एक ना दूसरी बात ये है कि ये PYQ है ना, यूं क्यों नहीं आएंगे आपके, बट आप लोग छोड़ोगे नहीं। अगर मैं यूं बोल रही हूँ ना, आपको छोड़ोगे नहीं, PYQ करके जाओगे। एक बार क्वेश्चन आंसर देख जाना, बिकॉज रिपीट होते हैं। किसमें? एस्टेट में रिपीटेडली रिपीट होते हैं। क्या पता वो भूल गए हो कि सिलेबस चेंज हुआ है, बट नहीं भूलेंगे। आई नो, मैं तो मजाक कर रही हूँ, बट स्टिल आप लोग PYQ को नहीं छोड़ोगे। दो कराए हैं वो तो करोगे ही, प्लस में और भी कर लेना, राइट। PYQ जो बच्चे ना PYQ लेना चाहते हैं, PYQ नहीं है, वो ले सकते हैं, मैं डाल दूंगी। अगर आप लोग PYQ चाहते हो तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। इसी मतलब ये जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग कहोगे तो। ओके, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ अपनी वीडियो का, या फिर कुछ बातें करनी है आप लोगों को। देखो मैं ये कहूंगी एंड में ना, आप लोग ना पूरा रिवीजन कर लो एक बारी, जितना मैंने करवाया इस वीडियोस का, और जितना आपने करा है, और जितने बाकी सब्जेक्ट है ना, CDP को हल्के में मत लेना। 30 मार्क्स की आती है, आप लोग अच्छे से कवर करना CDP को। और मतलब CDP अगर 25 मार्क्स भी लिया है ना तो भी काम चल जाएगा, राइट। हिंदी को अच्छे से कवर करना, इंग्लिश को अच्छे से कवर करना, और आपका इंग्लिश से तो आप बहुत डरते भी हो, तो अगर 5-6 क्वेश्चन हो सके तो कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं उनके भी PYQ करवाऊँ थोड़े बहुत, तो मेरे को बता देना, वैसे तो बेटा टाइम नहीं है, ठीक है। और आप लोग जीके की ना एक दो मैराथन वीडियो मतलब देख जाना, या मैराथन ना देखो तो आप लोग ना क्या करते हैं, एक PDF डाउनलोड कर लो, उसको गो थ्रू कर लो। उसको गो थ्रू करोगे ना, पढ़ नहीं पाओगे, आपको रीडिंग हैबिट नहीं होती। तो आप लोग ना एक मैराथन वीडियो देख लो, पर जीके को छोड़ना मत, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैराथन वीडियो जरूर देख लेना, एक 2x पे करके, राइट। स्टूडेंट, आप लोगों की रिकमेंडेशन से ये वीडियो लाई थी बेटा मैं। प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मेरे को, ताकि मैं और इन फ्यूचर जिनका एस्टेट क्लियर हो जाएगा वो मुझसे मिलने तो आएंगे ही, और ऑब्वियसली मुझसे कॉल या मैसेज करेंगे, मेरे को मिठाई भिजवाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ना आगे के लिए कि आप लोगों को आगे क्या करना है, HPSC मतलब HPSC की तरफ जाना है, कौन से एग्जाम की तरफ जाना है। अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर, या कभी भी आपको कोई कलीग फ्रेंड आपसे पूछे कॉमर्स में क्या करना है, वो कंफ्यूज है, तो वो उनसे मतलब मेरे लिए रेफरेंस दे सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। मेरे एक पर्टिकुलर कोर्स भी है, गाइडेंस कोर्स, मेरे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। अगर आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। आप पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए अपने गोल की तरफ। आई होप भगवान आपकी मंशा जरूर पूरा करेंगे। अगर आपने अपने कर्म में कोई मतलब कोताही नहीं बरती है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। मैं मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।